हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट टॉपिक C++ एंड OOP कंसेप्ट। ठीक है, कंप्लीट C++ जो है हम कवर करेंगे और साथ साथ जो है हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। फिर बाद में जो है अलग अलग एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं हाई लेवल के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ए C++ प्रोग्राम कंटेन 4 सेक्शन। ओके, C का जो प्रोग्राम होता है उसमें 4 सेक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं बस वो आपको याद रखना है। ओके, तो यही बताया गया, दीज सेक्शन में बी प्लेस्ड इन डिफरेंट सोर्स फाइल एंड देन कंपाइल इंडिपेंडेंटली और ज्वाइंटली। तो इसमें देखिए जो 4 सेक्शंस होते हैं C++ प्रोग्राम में वो क्या कौन कौन से होते हैं। इंक्लूड फाइल होता है, क्लास डिक्लेरेशन होता है, मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन होती है और मेन फंक्शन होता है। ये 4 जो है मेन जो है इसमें सेक्शन होते हैं C++ प्रोग्राम में। ओके, इंक्लूड फाइल, क्लास डिक्लेरेशन, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन और मेन फंक्शन। ठीक, चलिए आगे देखिए। एक सिंपल सी प्रोग्राम बताया गया है कि किस तरीके का जो है इसमें होता है। जो ऊपर 4 चीज़ें पड़ी हैं उनको किस तरीके से डिफाइन किया गया। सबसे पहले इंक्लूड को किया गया #include iostream.h। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इंक्लूड क्या है यहाँ पे हेडर फाइल है। ओके, और ये क्या दिया गया है यहाँ पे, कमेंट दिया गया। कमेंट आप किससे देंगे, // से देंगे। चलिए फिर आगे, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड int मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सी आउट से हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे आउटपुट मिल रही है। तो यहाँ पे हमें प्रिंट होके क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा एंड देन रिटर्न 0। तो आउटपुट जो होगी प्रोग्राम की वो क्या हो जाएगी, हेलो वर्ल्ड हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा C++ प्रोग्राम जो है दिखाया गया है। तो इसमें जो है हम इनपुट के लिए सी इन का यूज करते हैं और आउटपुट के लिए सी आउट का यूज करते हैं। ठीक, फिर प्रोग्राम के फीचर बताए गए हैं। लाइक C++ प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन। तो C++ प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, फंक्शंस का। एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट हैव ए मेन फंक्शन। हर एक C++ प्रोग्राम के पास क्या होता है, खुद का एक मतलब हर एक प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन जरूर होता है। ओके, लाइक C++ स्टेटमेंट टर्मिनेट विद सेमीकोलन। जैसे C में किसी भी स्टेटमेंट जब खत्म हो जाती है हमारी, किससे टर्मिनेट करते हैं, सेमीकोलन से। एज इट इज हमें C++ में भी करना है। ओके, फिर बात आती है कमेंट की। तो // इसमें यूज किया जाता है टू कमेंट ए सिंगल लाइन। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम // का यूज करते हैं और मल्टीपल लाइन के लिए हम कुछ इस तरीके से / और यहाँ पे इस तरीके से इसको क्लोज करते हैं। तो ये मल्टीपल लाइंस के लिए होता है और सिंगल लाइन के लिए ये होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन्हें। ठीक है, चलिए बताया गया है दिस इज माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम। और जो भी कमेंट के अंदर आएगा कंपाइलर उसको क्या करेगा, इग्नोर करेगा, उसको मतलब एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक, चलिए अब आगे आया है iostream फाइल। देखिए आगे, द स्टेटमेंट प्रीसीड विद #सिंबल आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, दो स्टेटमेंट हम #सिंबल से लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, दे आर प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द C++ प्रोग्राम। इसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द C++। जैसे हमने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखी थी ना #include iostream.h। तो ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ओके, द प्री प्रोसेसर प्रोसेसेस दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट बिफोर द प्रोग्राम इज हैंडल्ड टू द कंपाइलर। #include iostream स्टेटमेंट एट द कंटेंट ऑफ द iostream फाइल to the program. It contains the declaration of the identifier code and insertion operator. उसके बाद नेम स्पेस आता है। नेम स्पेस डिफाइन करता है स्कोप ऑफ द आइडेंटिफायर जो कि यूज किया जा रहा है प्रोग्राम में। टू यूज नेम स्पेस स्कोप वी राइट यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। नेम स्पेस स्कोप को यूज करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, नेम स्पेस STD यानी कि स्टैंडर्ड का। STD इज द नेम स्पेस वेयर C++ स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरीज आर डिफाइंड। यहाँ पे क्या किया जाता है, C++ स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है नेम स्पेस में। ओके, चलिए उसके बाद आता है टोकन। क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है किसी भी प्रोग्राम की उनको टोकन बोला जाता है। और C++ में देखिए कौन कौन से टोकन्स होते हैं, चाहे कीवर्ड्स हो, आइडेंटिफायर हो, कांस्टेंट हो, ऑपरेटर हो, स्ट्रिंग हो, ये सब क्या है, टोकन्स है। ओके, सबसे पहले जैसे हम कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं, कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स जिनका मतलब चेंज जो है, जिनका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होता है। मतलब प्रोग्रामर उसके मीनिंग को चेंज नहीं करता है, उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है उस प्रोग्राम में, वो वही रहता है। ओके, दीज वर्ड्स कांट बी यूज्ड एज ए नेम ऑफ द वेरिएबल। इन वर्ड्स को हम एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ C++ कीवर्ड्स आर शोन बिलो। ओके, कीवर्ड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं कि कौन कौन से होते हैं। ASM हो गया, ऑटो हो गया, ब्रेक, केस, कैच, कैर, क्लास, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डिलीट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, फ्रेंड, गो टू। क्योंकि ये आपको देखिए थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ये कीवर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना कि इनमें से कौन सा C++ कीवर्ड नहीं है। तो उस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से कीवर्ड इसमें होते हैं। ओके, देन आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, किसी वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम, एरे का नेम, क्लासेस का नेम, ये सब क्या होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं।
ठीक है, जो मतलब जो प्रोग्रामर होता है किसी वेरिएबल का नाम देता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। ओके, तो ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन रूल फॉर नेमिंग दीज आइडेंटिफायर्स। ओके, तो हर एक लैंग्वेज के अलग अलग रूल हैं, लेकिन सी और सी प्लस में जो होते हैं कॉमन होते हैं रूल। कौन कौन से देखिए, ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर डिजिट एंड अंडरस्कोर आर अलाउड, कि किसी भी आइडेंटिफायर नेम में या तो कैरेक्टर, डिजिट और अंडरस्कोर, ये 3 चीज़ें जो है अलाउ होती हैं। और नेम जो है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर डिस्टिंक्ट, मतलब अपर केस अलग होते हैं, लोअर केस लेटर इसमें अलग होते हैं। कीवर्ड कांट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। ओके, तो ये जो है कीवर्ड के नेमिंग के कुछ रूल्स जो हैं दिए गए हैं। ठीक है, ओके सॉरी, क्या आइडेंटिफायर नेम की जो कीवर्ड्स हैं उनको हम आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम नहीं ले सकते हैं। कॉन्स्टेंट क्या होता है, जिस चीज़ की वैल्यू चेंज ना हो एग्जीक्यूशन के टाइम पे, वो कॉन्स्टेंट हो गया। या कह लीजिए जो कोई जो फिक्स्ड वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टेंट। ठीक है, जैसे 65 है, डेसिमल इंटीजर है, 34.14 है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ओके, तो हम इनको जो है एग्जीक्यूशन के टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको चेंज करके कुछ और बना दूं 34.14 को। ठीक है, ये ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। हेलो जो है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है तो वो स्ट्रिंग ही रहेगा। तो जो चेंज नहीं होते हैं अपने एग्जीक्यूशन के टाइम पे, जो फिक्स्ड वैल्यू होते हैं वो हमारी कॉन्स्टेंट होते हैं। उसके बाद डाटा टाइप आती हैं। डाटा टाइप अलग अलग तरीके की होती है। बेसिक होता है, यूजर डिफाइंड होता है, डिराइव्ड होता है। बेसिक डाटा टाइप में वही INT, कैर, फ्लोट, डबल और वॉइड आते हैं। यूजर डिफाइंड में जो यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाएं, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास और एन्यूमरेशन। और डिराइव्ड डाटा टाइप एरे, पॉइंटर, फंक्शन और रेफरेंस, ये डिराइव्ड डाटा टाइप होते हैं। ओके, तो कौन सा किस टाइप में आता है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके देखिए, द बेसिक डाटा टाइप में हैव वेरियस मॉडिफायर। जो बेसिक डाटा टाइप हमने पढ़े INT कोर, इसमें बहुत सारे मॉडिफायर होते हैं, जैसे साइंड INT हो गया, अनसाइंड INT, फिर शॉर्ट INT, लॉन्ग INT, इस तरीके से अलग अलग मॉडिफायर्स के साथ इसको यूज किया जाता है। ओके, द लिस्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिक डाटा टाइप एंड द मॉडिफायर अलोंग विद देयर साइज इज एंड रेंज। ओके, यहाँ से इसकी रेंज आती है। मेनली जो इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है वो है साइज इन बाइट्स में भी, और रेंज जैसे कैर की पूछ ली जाती है, अनसाइंड कैर की भी पूछ ली जाती है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए, कैर का जो साइज होता है वो होता है 1 बाइट का, और अनसाइंड कैर आए या साइंड कैर आए, सबका जो साइज रहेगा वो 1 बाइट का ही रहेगा। ठीक है, ओके। INT का जो साइज होता है, या साइंड हो अनसाइंड हो, 2 बाइट का होता है। शॉर्ट INT, लॉन्ग INT, शॉर्ट INT का जो साइज है वो 1 बाइट का होता है, और लॉन्ग INT का 4 बाइट का होता है। फ्लोट भी 4 बाइट का होता है। डबल फ्लोट का दुगना कर दीजिए, 8 बाइट का हो जाएगा, और लॉन्ग डबल जो है ये 10 बाइट का हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। ओके, कैर किसी भी फॉर्म में आए 1 बाइट का ही रहेगा। INT अगर साइंड एंड साइंड है तो रहेगा 2 बाइट का, लेकिन अगर शॉर्ट INT है तो 1 बाइट का, लॉन्ग INT है तो 4 बाइट का हो जाएगा, और फ्लोट भी 4 बाइट का होता है। फिर फ्लोट से आगे डबल हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और लॉन्ग डबल हो जाएगा तो 10 बाइट का हो जाएगा। ओके, तो इसका जो साइज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आती है बात रेंज की। कैर की जो रेंज होती है वो होती है -128 से लेकर 127 तक। ठीक है, फिर यहीं पर अगर आपसे पूछे अनसाइंड कैर, तो अनसाइंड कैर की जो रेंज होती है वो 0 से 255 तक होती है, और साइंड कैर की वैल्यू और सिर्फ कैर की वैल्यू ये -128 टू 127 तक होती है। ओके, फिर INT की बात आती है, तो जैसे कैर और साइंड कैर की वैल्यू सेम होती है, इसी तरीके से INT और साइंड INT की वैल्यू सेम होती है, जो कि -326 है, 32768 से लेकर 32767 तक होती है। ओके, और अनसाइंड INT अगर पूछा जाता है तो 0265535 होती है इसकी। ओके, शॉर्ट INT जैसे कैर की होती है, जैसे कैर में 1 बाइट लेते हैं ना हम साइज, और शॉर्ट INT में भी 1 बाइट रहते हैं, तो साइज भी दोनों का क्या होता है, सेम ही होता है। ओके, लॉन्ग INT जो होता है ये 4 बाइट का होता है, और इसका साइज जो होता है 2147483648। ओके, वैसे ये वाली चीज़ें पूछी नहीं जाती है। ऊपर वाली जो हमने पढ़ी ना, कैर वाली और INT वाली, ज़्यादातर जो है वही आती है एग्जाम में, तो ये आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, एक फ्लोट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3.4e - 38 टू 3.4e + 38 तक। ठीक है, और साथ में इनको भी आप याद रखिएगा, ये लॉन्ग और डबल की। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर। Basic data type are not sufficient to handle real world problem. Structure is a group of basic data type and other data type. Okay, मतलब बेसिक जो डाटा टाइप है INT डबल, ये सफिशिएंट नहीं होते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो स्ट्रक्चर जो होता है ये ग्रुप होता है जिसमें बेसिक डाटा टाइप्स भी होती है और अदर डाटा टाइप्स भी होते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर उससे बनता है। सिंटैक्स दिया गया है, इसके लिए हम स्ट्रक्चर के लिए किस कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का। स्ट्रक्ट एंड द नेम ऑफ स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे दिया जाता है। ओके, देन आता है यूनियन। यूनियन जो है ये सिमिलर होता है स्ट्रक्चर से, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। द साइज ऑफ स्ट्रक्चर टाइप इज इक्वल टू द
sum of size of individual member type while the size of union type is equal to the size of its largest member type. ओके जो साइज होता है स्ट्रक्चर टाइप का वो किसके बराबर आ रहा है, सम ऑफ साइज ऑफ इंडिविजुअल मेंबर टाइप, उनके सम के बराबर आ रहा है इंडिविजुअल मेंबर टाइप के। और यहाँ पे साइज ऑफ यूनियन टाइप क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा मेंबर टाइप उसके बराबर आएगा। ओके तो बस यही इसमें बताया गया है। आगे आती है क्लास। क्लास क्या है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है C++ का। जस्ट लाइक एनी अदर बेसिक डाटा टाइप, क्लास टाइप वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड। क्लास टाइप वेरिएबल आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास टाइप जो वेरिएबल होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। और इनको हम क्या बोलते हैं, जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनको ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। ओके फिर आते हैं एन्यूमरेटेड डाटा टाइप। इट इज़ द वे ऑफ अटैचिंग नेम टू नंबर्स। एन्यूमरेटेड डाटा टाइप का मतलब क्या है, नंबर्स के साथ नेम को अटैच करना, और इसके लिए हम एनम कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एंड देन मतलब एनम कीवर्ड जो है असाइन करता है नंबर्स 0, 1, 2 एंड सो ऑन द लिस्ट ऑफ नेम। ओके देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल एनम कलर रेड, ग्रीन, ब्लू दिया गया है। बाय डिफॉल्ट रेड इज असाइंड 0, ग्रीन इज असाइंड 1 एंड ब्लू इज असाइंड 2। ओके तो ये बताया गया है, रेड जो है असाइंड होता है 0 बाय डिफॉल्ट। तो ये इसमें आपको याद रखना है। फिर डिराइव डाटा टाइप है जिसमें एरे आता है। एरे कलेक्शन होता है एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप जिसमें होता है। ओके और इसमें ऐसे साइज जो है इसका गिवन होता है। इंडेक्सिंग आपको पता है 0 से शुरू होती है, जो भी सब्सक्रिप्ट होते हैं। ठीक, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसको यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म ए टास्क। ठीक है, डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इन फंक्शन इज वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ प्रोग्राम बाय कॉलिंग इट एंड यूजिंग दैम एट डिफरेंट प्लेसेस इन द प्रोग्राम। ओके फंक्शन क्या है, ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम ही है, और इस फंक्शन का काम क्या होता है, ये जो है प्रोग्राम के साइज को रिड्यूस कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि अगर हमने एक बार फंक्शन बना लिया तो उस फंक्शन को हम अलग अलग जगह पर कॉल कर सकते हैं, बार बार हमें उस फंक्शन को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके चलिए अब आते हैं पॉइंटर। पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच इज़ यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर क्या होता है, क्या वेरिएबल होता है जो किसी और की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे वेरिएबल में हम मतलब देखिए वेरिएबल क्या होता है, जब हम किसी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं तो मेमोरी में उसको हम किसी नाम से स्टोर करते हैं, तो वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, अब वेरिएबल का भी कोई ना कोई एड्रेस होता है, तो उस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर भी क्या है, एक वेरिएबल ही है जिसका यूज़ किया जाता है टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटर को आपको पता है इस तरीके से जो है दिखाया जाता है, तो ये साइन आप याद रखिएगा। तो इसमें दिखाया गया देखिए एक्स जो है मतलब एक इंटीजर वेरिएबल लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने एक पॉइंटर लिया है, पॉइंटर वेरिएबल। फिर पॉइंटर में हमने क्या डाला है, एड्रेस ऑफ एक्स को असाइन कर दिया है। किसको, एड्रेस ऑफ एक्स असाइन किया गया है। ये m% हम एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं ना, तो एड्रेस ऑफ एक्स असाइन टू PTR। फिर पॉइंटर में वैल्यू ऑफ एक्स जो थी वो चेंज हो जाती है फ्रॉम 5 to 10। ठीक है, तो ये इसको करने का तरीका बताया गया है। आगे आता है रेफरेंस टाइप। ए वेरिएबल ऑफ रेफरेंस टाइप इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। एक वेरिएबल जो रेफरेंस टाइप का होता है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। इट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव नेम फॉर द प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल। ओके, और ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रीवियस नेम जो है किसी डिफाइंड वेरिएबल का प्रोवाइड करता है। ओके फिर एक टाइप कॉम्पेटेबिलिटी आती है, दो तरीके की होती है ये, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। देखिए C++ is very strict to type compatibility as compared to C. INT, short INT, long INT are three different types. They must be typecast when their values are assigned to one another. For an operation, the type of operand must be time compatible with the operation. Okay, तो देखिए दो तरीके का होता है टाइप कंपैटिबिलिटी। एक एक्सप्लिसिट होता है जिसमें हम टाइप कास्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तब जो है हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में किस तरीके का जो है ऑपरेटर यूज़ होता है, तो टाइप कास्ट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है इसमें। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, जब हम एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में चेंज कर देते हैं, वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। तो व्हेन एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ मिक्स्ड डाटा टाइप, द कंपाइलर परफॉर्म द ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन बाय यूजिंग द रूल दैट स्मॉलर टाइप इज कन्वर्टेड टू द वाइडर टाइप। ठीक है, मतलब मिक्स्ड डाटा टाइप हम यूज़ कर रही हैं, फिर क्या होगा कि जब हमारी आउटपुट आएगी वो किस में आएगी, जो बिगर वाला होगा डाटा टाइप उसके अंडर आएगी। ओके, जैसे आए अब ये इसकी जो है इम्प्लिसिट कन्वर्जन रूल जो है बताया गया है कि किस तरीके से जो है चेंज होता जाएगा। जो सबसे शॉर्ट है वो कैर है। मान लीजिए आपने प्रोग्राम में दो यूज़ किए हैं, कैर और INT, तो जो आपको आउटपुट मिलेगी वो बड़े में मिलेगी, यानी कि INT में मिलेगी। ओके, तो ये होती है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसी तरीके से ये पूरी सिक्वेंस दी गई है कि कैर सबसे छोटा है, फिर INT, फिर लॉन्ग,
फिर फ्लोट, फिर डबल और सबसे बड़ा हो जाएगा लॉन्ग डबल। अगर सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं तो पूरे की पूरी जो आउटपुट है वो किस में मिलेगी आपको, लॉन्ग डबल में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, जब एक डाटा टाइप को हम दूसरे डाटा टाइप में चेंज कर देते हैं। ओके, आगे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बताई गई है। सी में जो है जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम डिक्लेयर करते हैं बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। इन सी प्लस प्लस दिस इज ट्रू बट इट ऑल्सो अलाउज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम। सी में क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल होते हैं हम बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में क्या होता है, हम कहीं पर भी जो है वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब प्रोग्राम में कहीं पर भी। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। तो अभी जो हमने पढ़ा उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वो एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ओके, सी प्लस प्लस प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फंक्शन होता है। हर एक सी प्लस प्रोग्राम का क्या होता है, एक मेन फंक्शन भी होता है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्टेटमेंट टर्मिनेट किससे होती है, सेमीकोलन से होती हैं। जो स्टेटमेंट प्रीसीडेड होती हैं विद हैश सिंबल उनको हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है किसी प्रोग्राम की उसको क्या कहा जाता है, टोकन कहा जाता है। रिजर्व्ड वर्ड्स हुज मीनिंग कांट बी चेंज्ड बाय द प्रोग्रामर उनको हम क्या बोलेंगे, कीवर्ड्स बोलेंगे। नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लासेस एक्सेट्रा दैट आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे ये आपको क्वेश्चन दे दिया और ऑप्शन दे दिया आपको 4, सेम एज इट इज यहाँ पे क्वेश्चन आया, नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लासेस एक्सेट्रा दैट आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर आर कॉल्ड, तो क्या कहा जाएगा उन्हें, आइडेंटिफायर कहा जाएगा। तो इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने बताए आपको। ओके, फिक्स्ड वैल्यू जिसको हम चेंज ना कर पाए वो क्या कहलाएगा, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रुप ऑफ बेसिक डाटा टाइप एंड अदर डाटा टाइप। बेसिक डाटा टाइप भी होती है और अदर डाटा टाइप भी जो है स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। एरे किसका कलेक्शन होता है, सेम डाटा टाइप का होता है, मतलब उसमें हम जो है अलग अलग डाटा टाइप को मिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने आईएनटी लिया है तो वो आईएनटी को ही रखेगा, ये नहीं करेंगे कि आईएनटी और फ्लोट को हम साथ में ले ले एरे में। ठीक है, पॉइंटर क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जिसका यूज किया जाता है टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। और सी प्लस प्लस वेरी स्ट्रिक्ट होता है टू टाइप कंपेटेबिलिटी एज कंपेयर टू सी। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे इसमें थे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ क्लास डिक्लेरेशन, मीन फंक्शन, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन या ऑल ऑफ दीज। ओके, तो देखिए ये हमने सारे के सारे ही पढ़े हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम में 4 चीज़ें होती हैं ना, क्लास डिक्लेरेशन भी होती है, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन भी होती है, इंक्लूड फाइल्स भी होती हैं और मीन फंक्शन भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सिंबल यूज टू कमेंट ए सिंगल लाइन। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल स्लैश का यूज करते हैं ना, तो ये हो जाएगा डबल स्लैश। और मल्टी लाइन्स के लिए क्या था, स्लैश एस्ट्रिस्क, और इस तरीके से इसको क्लोज किया गया था, ये मल्टी लाइन के लिए था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट आर प्रीसीड विद द सिंबल। किस सिंबल से प्रीसीड की जाती है, हैश सिंबल से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द कमांड यूज टू कंपाइलिंग एंड लिंकिंग ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज जी प्लस प्लस, ए प्लस प्लस, वाई प्लस प्लस या जेड प्लस प्लस। तो लाइनेक्स में लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कंपाइलिंग और लिंकिंग के लिए हम जी प्लस प्लस कमांड का जो है यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा जी प्लस प्लस। ठीक है, आगे है विच इज़ टोकन। टोकन क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर या ऑपरेटर। तो टोकन में ये सारी चीज़ें आती है, ऑपरेटर भी आता है, आइडेंटिफायर भी आते हैं, कीवर्ड्स भी आते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। विच इज़ नॉट ए बेसिक डाटा टाइप, जो बेसिक डाटा टाइप नहीं है तो वो है क्लास। क्लास जो है वो बेसिक डाटा टाइप नहीं है। ठीक है, तो ये बस इसमें आपको याद रखनी है। बाकी जैसे आईएनटी, फ्लोट, कैर, ये सब क्या है, बेसिक डाटा टाइप है। ठीक, चलिए आगे देखिए। ओके, क्लास आया, इसमें क्लास किस तरीके का डाटा टाइप है ये भी पता होना चाहिए। तो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है क्लास। और यूज़र डिफाइंड में और क्या क्या आ जाते हैं, जैसे स्ट्रक्चर होता है, यूनियन हो गया, क्लास हो गया, एन्यूमरेशन हो गया, ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। और डिराइव्ड में एरे, पॉइंटर, फंक्शन और रेफरेंस, ये जो है क्या है, डिराइव्ड डाटा टाइप है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। तो ऑल ऑपरेटर इन सी आर ऑल्सो वैलिड इन सी प्लस प्लस, मतलब जो ऑपरेटर सी में होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है,
या फिर लॉजिकल ऑपरेटर है, वो सब जो है C++ में भी होते हैं, लेकिन C++ ने कुछ और न्यू ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि इंसर्शन ऑपरेटर कौन सा है, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर देता है कि मतलब जो ये मूव है ये किस तरफ होगा इसका। ठीक है, तो इंसर्शन में आपको याद रखना है कि इंसर्शन में जो है कुछ इस तरीके से जो है ये आएगा। ठीक है, इट प्रिंट द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल ऑन इट्स राइट टू द आउटपुट स्क्रीन। और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या है, तो इंसर्शन ऑपरेटर को आप क्या कह सकते हैं कि इससे जो है वैल्यू प्रिंट की जाती है, आउटपुट हमें जो है मिलती है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है, टेक द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड एंड असाइन इट टू द वेरिएबल ऑफ इट्स राइट। ये टेक वैल्यू कहाँ से ले रहा है, कीबोर्ड से ले रहा है, यानी कि इनपुट डिवाइस से ले रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो याद रखिए। और हमें पता है हम प्रोग्राम जब करते हैं तो इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज़ करते हैं, सी इन और सी आउट का यूज़ करते हैं। तो सी इन के साथ कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया जाएगा, सी इन के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं इस तरीके से, और सी आउट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है तो उस तरफ हो जाएगा, और सी आउट में हम इस तरह से लिखते हैं। ओके, मतलब जब भी हमें कोई चीज़ लिखनी होती है, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है तो सी इन लिखा, यानी कि इनपुट हमें गिवन है, मतलब इनपुट हमने देना है, तो हम जो है इन की तरफ जो है इसके मुंह को ओपन करेंगे। ओके, सी आउट हमें रिजल्ट देना है, तो हम आउटपुट जो है इस तरीके से बाहर की साइड जो है इसका मुंह ओपन करेंगे। तो याद रखिए इंसर्शन ऑपरेटर जो यूज़ होता है वो सी आउट के साथ होता है, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सी इन के साथ यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देखिए ये क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये होता है, C++ इज ए ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, सेम वेरिएबल नेम कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेरिएबल्स। मतलब एक इसमें हम क्या करते हैं कि सेम वेरिएबल नेम जो है वो अलग अलग डिफरेंट ब्लॉक्स में यूज़ किया जाता है। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल इज इन बिटवीन द पॉइंट ऑफ इट्स डेक्लेरेशन एंड एंड ऑफ द ब्लॉक कंटेनिंग द डेक्लेरेशन। ए वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए ब्लॉक इज लोकल टू द ब्लॉक, और जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है टू एक्सेस ग्लोबल वर्जन ऑफ द वेरिएबल। ओके, तो देखिए, तो इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए C++ हमें पता है कैसी लैंग्वेज है, OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसके साथ साथ C++ एक ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है, ब्लॉक स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो एक ही वेरिएबल होता है उसको हम अलग अलग नामों के साथ यूज़ करते हैं। ओके, और वेरिएबल का जो भी वैल्यू होती है वो एक ब्लॉक के अंदर तक ही जो है सीमित रहती है। ओके, ब्लॉक के बाहर जैसे ही आएगी उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होता है, हो जाती है। ओके, तो अगर हम उसको ब्लॉक के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो कैसे वेरिएबल हो जाता है, लोकल वेरिएबल, और जब हम उसे आउटसाइड द डिक्लेयर करते हैं तो वो कैसा होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। ओके, ठीक है, तो बस यही इसमें आपको याद रखना है। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है इसीलिए जो है यूज़ किया जाता है। ठीक, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो ग्लोबल वैल्यू है उसको किसी भी ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसको, ग्लोबल वैल्यू को हम किसी भी ब्लॉक में जो है यूज़ कर सकते हैं। तो वही बताया गया है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज़ यूज टू एक्सेस ग्लोबल वर्जन ऑफ ए वेरिएबल, की ग्लोबल वर्जन जो होता है वेरिएबल का उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो बस ये चीज़ इसमें आपको याद रखनी है। आगे आता है एक न्यू ऑपरेटर जो है यूज़ किया जाता है। तो द ऑपरेटर एलोकेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेमोरी टू डाटा ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। न्यू ऑपरेटर का यूज़ क्यों किया जाता है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेशन के लिए। आप ये कह सकते हैं न्यू ऑपरेटर हम मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके लिए न्यू कीवर्ड यूज़ किया जाता है, int pointer p इक्वल टू न्यू int। द अबव स्टेटमेंट एलोकेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेमोरी टू इंटीजर डाटा ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। ठीक है, फिर डिलीट ऑपरेटर होता है, ये डी एलोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है मेमोरी को। व्हेन द डाटा ऑब्जेक्ट इज़ नो लॉन्गर, जब डाटा की जो है ज़्यादा ज़रूरत ना हो उसके लिए हम डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से पहले जहाँ पे एलोकेट के लिए हमने न्यू ऑपरेटर यूज़ किया, और ये डिलीट करने के लिए हम डिलीट ऑपरेटर एंड देन डिलीट पी लिख सकते हैं। तो डिलीट पी का मतलब है डी एलोकेट द मेमोरी पॉइंटेड बाय द पॉइंटर वेरिएबल पी। ठीक है, तो ये ऑपरेटर इसमें न्यू थे। आगे आता है एक्सप्रेशन एंड देयर टाइप। एन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, एक्सप्रेशन किससे बनता है, ऑपरेटर कांस्टेंट एंड वेरिएबल से बनता है। ओके, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, इसमें सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू होती है, लाइक 10 + 10 × 5.2, मतलब जो वैल्यू चेंज ना हो, फिक्स्ड वैल्यू जो होती हैं वो कांस्टेंट एक्सप्रेशन होती हैं। फिर आगे इंटीग्रल एक्सप्रेशन है, दोज एक्सप्रेशन विच प्रोड्यूस इंटीजर रिजल्ट आफ्टर इंप्लीमेंटिंग इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लीसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, इंटीग्रल एक्सप्रेशन जो प्रोड्यूस करे
ठीक है वो। तो 5 प्लस यहाँ पे 7.5 था, तो यहाँ से हमें पता है कि क्या आएगा, जहाँ पे एक्स और वाई इंटीजर वेरिएबल हो तो वहाँ पे आ जाएगा इंटीजर, मतलब इंटीजर एक्सप्रेशन तब आएगा। ठीक है, फ्लोट एक्सप्रेशन में क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट आएगा आफ्टर इंप्लीमेंटिंग इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक, तो यहाँ पे फ्लोट में मिल जाएगा हमें आंसर। पॉइंटर एक्सप्रेशन जो है ये प्रोड्यूस करती है एड्रेस वैल्यू को। ठीक है, एड्रेस वैल्यू को प्रोड्यूस करती है। तो पॉइंटर इक्वल टू ये दिया गया है एड्रेस ऑफ एक्स देन पॉइंटर ऑफ +1, तो एक्स इज ए वेरिएबल एंड पॉइंटर पीटीआर इज ए पॉइंटर। एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है दोज एक्सप्रेशन विच प्रोड्यूस बुलियन टाइप रिजल्ट दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, तो ये इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन होते हैं। फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें हम एंड और का यूज़ करते हैं। इसमें हमने इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आए तो वो रिलेशनल में हो जाएगा। लॉजिकल में हम एंड और नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें भी दो ही जो है वैल्यू आती है, तो मतलब कंबाइन की जाती है, टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड बुलियन टाइप रिजल्ट इसमें आता है। बिटवाइज एक्सप्रेशन है, ये यूज़ किया जाता है टू मैनिपुलेट डाटा एट बिट लेवल, दे आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग और शिफ्टिंग बिट्स, तो मतलब डाटा को शिफ्ट करने के लिए होता है बिट्स में। ओके, ये इस तरीके से जब दिया गया हो तो ये क्या करेगा, शिफ्ट करेगा 3 बिट्स पोजीशन टू लेफ्ट साइड की तरफ जो है शिफ्ट करेगा। ये राइट साइड की बिट पोजीशन टू 1 बिट पोजीशन जो है राइट शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है ना कि ए लेफ्ट शिफ्ट 3, तो ए को हमने लेफ्ट शिफ्ट किया और राइट शिफ्ट के लिए हम इसका यूज़ करेंगे तो 1 राइट शिफ्ट जो है हो जाएगा पोजीशन। ठीक है, फिर आता है स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन और चेंज असाइनमेंट, जिसमें हम वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से देते हैं। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट जो है अगर मैंने ये लिखा है तो a इक्वल टू बी इक्वल टू 10, इसका मतलब यही है कि a और b में वैल्यू क्या है 10 है, लेकिन पहले हम b को वैल्यू असाइन करेंगे देन a को वैल्यू असाइन की जाती है। एक एम्बेडेड असाइनमेंट होता है, जैसे a इक्वल टू बी इक्वल टू 20 + 5, तो b इक्वल टू 20 इज एन असाइनमेंट एक्सप्रेशन कॉल्ड एम्बेडेड असाइनमेंट। हियर द वैल्यू 20 इज असाइंड टू b एंड देन द रिजल्ट इज असाइंड टू ए। इसमें क्या किया गया है, ये जो आपने दिखाया है ना b इक्वल टू 20, ये क्या है असाइनमेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पे b की वैल्यू को 20 दी गई है और फिर जो है जो वैल्यू आएगी उसको हमें a में करना है। कितनी आएगी, b की वैल्यू 20, तो 20 + 5 ओके 25 मिलेगा। तो इस तरीके से ये दिखाया गया है। कंपाउंड असाइनमेंट जो होती है ये कम्बिनेशन होती है असाइनमेंट ऑपरेटर और बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर का, जैसे a इक्वल टू a + 5, तो इसको हम लिख सकते हैं a + इक्वल टू 5, ये कंपाउंड असाइनमेंट होती है। ठीक है, द ऑपरेटर प्लस इक्वल टू इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक है, फिर आती है ऑपरेटर प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिव। ये क्या होता है, इफ मोर देन ऑपरेटर आर इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन, मतलब एक से ज़्यादा ऑपरेटर अगर एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है तो इसमें कुछ प्री डिफाइंड रूल होते हैं फॉर प्रायोरिटी पर्पस के लिए कि मतलब कौन सा ऑपरेटर जो है पहले हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऑपरेटर विद हायर प्रायोरिटी विल एग्जीक्यूट, मतलब जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे बिफोर द ऑपरेटर विद लोअर प्रायोरिटी। दिस रूल इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रीसीडेंस। इसको क्या बोलते हैं, इस रूल को ऑपरेटर प्रीसीडेंस बोला जाता है। ओके, अगर 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेटर सेम प्रीसीडेंस के हैं प्रेजेंट है सेम एक्सप्रेशन में, तो द ऑर्डर मींस दे एग्जीक्यूट इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। ओके, तो अगर वो सेम प्रेसिडेंस के हैं तो जो ऑर्डर होता है उनको एग्जीक्यूट करने का उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट भी होती है और लेफ्ट टू राइट भी होती है। द कंप्लीट लिस्ट ऑफ सी ऑपरेटर प्रेसिडेंस फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट एंड एसोसिएटिविटी इज गिवन। तो इसमें एसोसिएटिविटी भी दी गई है और ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी दी गई है। जैसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस है यहाँ पे है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसकी जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है वो किसकी होती है, इसी की होती है, और ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। उसके बाद आगे फिर वही चलते हैं, हमारी जो ब्रैकेट्स हैं या इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अनरी प्लस, अनरी माइनस, टिल द ऑपरेटर आ गया, नॉट इक्वल टू आ गया, नहीं नॉट इक्वल टू नहीं, सिर्फ ये डिक्रीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होती है, इनकी सेकंड प्रायोरिटी होती है, मतलब हाईएस्ट प्रेसिडेंसी में देखिए तो सबसे 1 पे ये आते हैं, 2 पे ये आते हैं, और ये भी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होते हैं। अब तीसरा आता है अनरी एंड टाइप, साइज ऑफ ऑपरेटर, न्यू, डिलीट, ये राइट टू लेफ्ट होते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑपरेटर है जो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, और कई बार जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो साइज ऑफ ऑपरेटर का मिलता है। तो साइज में साइज के साथ साथ ये भी याद रखिए न्यू, डिलीट, अनरी, ये सब क्या है, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं। उसके बाद जिसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है वो होती है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो, और ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होते हैं। तो देखिए आपको सिर्फ राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव याद रखने हैं, क्योंकि 2 ही होते हैं, एक साइज ऑफ ऑपरेटर, न्यू, डिलीट हो गया यहाँ पे, और एक लास्ट में ये होता है इक्वल टू हो गया, प्लस इक्वल टू हो गया, यानी कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं ना वो वाले, मॉडुलो इक्वल टू,
ठीक है। एडिशन असाइनमेंट बोल सकते हैं इसको, मॉड्यूलर असाइनमेंट हो गया, डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इक्वल हो गया, ठीक। तो ये भी क्या होते हैं, राइट टू लेफ्ट होते हैं। बाकी सारे लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होते हैं। प्लस माइनस आते हैं फिर लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट शिफ्ट और लेफ्ट राइट हो जाएगा, मतलब शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट, ये भी क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव ऑपरेटिव प्रेसिडेंसी आप देख सकते हैं, प्लस माइनस के बाद आती है। फिर इसके बाद आती है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू नॉट इक्वल टू की आती है, फिर % की आती है। ओके, तो इस तरीके से ये चलती जाती है। ओके, तो बस आपको इस तरीके से आपको इन्हें याद रखना है। फिर 3 टाइप की कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं C++ में। एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है, सिलेक्शन होता है और लूप स्ट्रक्चर होता है। देखिए तो यही आपको पता है। देखिए सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे हम 1 बाय 1 सीक्वेंस में जो है जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिलेक्शन में कुछ हम सिलेक्ट करके हम कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैंने कोई कंडीशन डाली कि इफ़ ऐसा हो, तो इफ़ एल्स वाली जो चीज़ें आती हैं वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में आती हैं। फिर लूप स्ट्रक्चर जिसमें फॉर वाइल डू वाइल ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो वो लूप स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। ऑल ऑपरेटर इन सी आर ऑल्सो वैलिड इन C++। तो ये अपन हमने पढ़ा। C++ एक कैसी लैंग्वेज है, ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी है। एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर कांस्टेंट एंड वेरिएबल अरेंज्ड एज पर द रूल ऑफ द लैंग्वेज। द ऑपरेटर विद हाईएस्ट प्रेसिडेंस विल एग्जीक्यूट बिफोर द ऑपरेटर विद लोअर प्रेसिडेंस। C++ सपोर्ट ऑल द 3 बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड इंप्लीमेंट देम यूजिंग वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटर दैट प्रिंट द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल ऑन इट्स राइट टू द आउटपुट स्क्रीन इज, मतलब जहां पे हमें प्रिंट करना होता है कंटेंट ऑफ द वेरिएबल ऑन इट्स राइट टू द आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये मैंने कैसे बताया आपको, जैसे सी इन था, इनपुट डालनी थी, तो हम इन की तरफ जो है उसका जो भी मुंह होगा उसको ओपन करेंगे, ठीक है। और सी आउट है तो दूसरी तरफ जहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए उसकी तरफ, ठीक। तो आउटपुट के लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। ऑपरेटर दैट एलोकेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेमोरी टू डाटा ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन, न्यू ऑपरेटर या डिलीट ऑपरेटर। तो जो ऑपरेटर एलोकेट करता है सफिशिएंट अमाउंट, तो एलोकेशन के लिए हमने कौन सा ऑपरेटर पढ़ा था, न्यू ऑपरेटर। और डिलीट किस लिए पढ़ा था, डिलीट करने के लिए पढ़ा था, ठीक है, या डिलीट करने के लिए, सॉरी डी एलोकेट करने के लिए, ओके, मेमोरी को, तो उसके लिए डिलीट ऑपरेटर था। तो ये भी याद रखना है। चलिए अगला देखिए। इन द एक्सप्रेशन a = b = 20 + 5 द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए विल बी। वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए, तो ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। यहाँ पे b को 20 वैल्यू असाइन की गई है और 20 के साथ जब हम 5 को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू किस में चली जाएगी, a में चली जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 25 जो है यहाँ से मिल जाएगी a की वैल्यू। आगे है विच इज़ ए शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इनमें से जो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं वो कौन से हैं, तो सारी ही हैं, ठीक है। एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज are called shorthand assignment operator. Selection structure is implemented by which control statements? Selection structure मैंने आपको बताया सिलेक्ट की करनी पड़ती है हमें स्टेटमेंट, जिसमें हम if स्टेटमेंट, if else और switch स्टेटमेंट भी जो है यूज़ करते हैं। तो all of these सही हो जाएगा। लूप स्ट्रक्चर में हम for, while, do, while तीनों यूज़ करते हैं, तो all of these यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं फंक्शन का। फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच इज़ यूज टू परफॉर्म ए टास्क, ठीक है। जो प्रोग्राम होता है C++ में वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फंक्शन ही होता है ना। और हम फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, टू परफॉर्म ए टास्क। और फंक्शन क्या कर देता है, जो प्रोग्राम की जो भी लेंथ होती है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, क्योंकि अगर हमने एक फंक्शन को एक जगह बना लिया तो हम उसको बार बार कॉल कर सकते हैं, हमें बार बार उस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन। देखिए द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन इज दैट इट रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रोग्राम बाय कॉलिंग एंड यूजिंग देम एट डिफरेंट प्लेसेस इन द प्रोग्राम। इन C++ मैनी न्यू फीचर्स आर एडेड टू फंक्शन टू मेक देम मोर रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल। तो बहुत सारे जो है इसमें नए मतलब जो भी न्यू फीचर्स हैं फंक्शंस के वो ऐड किए गए। जैसे फंक्शन प्रोटोटाइप है, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या करता है, द फंक्शन प्रोटोटाइप गिव द इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन लाइक द नंबर एंड द टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप जो है कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, फंक्शन के बारे में, ठीक है, कि वो किस टाइप का आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहा है, कैसा है, रिटर्न टाइप का है या कैसे नंबर यूज़ कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। द फंक्शन प्रोटोटाइप इज ए डेक्लरेशन स्टेटमेंट। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, डेक्लरेशन स्टेटमेंट होती है इन द कॉलिंग प्रोग्राम एंड इट्स सिंटैक्स इज एज फॉलोज। फंक्शन प्रोटोटाइप को हम ऐसे लिखते हैं, फंक्शन नेम देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ओके, टाइप फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ये क्या होता है, फंक्शन
प्रोटोटाइप होता है। तो जो हम डेक्लरेशन करते हैं ना स्टेटमेंट की, उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो INT सम, INT A, INT B। तो इन फंक्शन डेक्लरेशन नेम ऑफ आर्ग्यूमेंट आर डमी वेरिएबल्स एंड देयरफॉर दे आर ऑप्शनल। द फॉलोइंग स्टेटमेंट INT सम INT इज ए वैलिड फंक्शन डेक्लरेशन। तो ये भी क्या है, एक वैलिड डेक्लरेशन है। अगर हम असाइन नहीं करते हैं तो भी जो है वो सही है, ठीक है। ये फंक्शन प्रोटोटाइप होता है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप आपको क्या याद रखना है, जो डेक्लरेशन स्टेटमेंट होती है कॉलिंग प्रोग्राम में, उनको हम फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं। फिर कॉल बाय रेफरेंस आता है। Call by value parameter passing method, the actual parameter in calling program are copied to formal parameter is in called function. The changes made by the called function in formal parameters are not reflected in calling program. To make the changes in actual parameter in calling program, we use call by reference parameter. Okay, एक call by value parameter हम यूज करते हैं और दूसरा हम call by reference को यूज करते हैं। ओके, कॉल बाय वैल्यू पैरामीटर क्या करता है, पास करता है एक्चुअल पैरामीटर्स को किसमें, फॉर्मल पैरामीटर्स में। और कॉल बाय जो ये क्या होते हैं, कॉल बाय रेफरेंस जो होते हैं ये चेंजेस करते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स में इन कॉलिंग प्रोग्राम, ठीक है। आगे है रिटर्न बाय रेफरेंस। ए फंक्शन कैन ऑल्सो रिटर्न कोई फंक्शन, मतलब जो फंक्शन रिटर्न करे रेफरेंस को, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न बाय रेफरेंस। फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, जो फंक्शन का नेम होता है वो सेम होता है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है वो डिफरेंट होती है, जिसका हम यूज़ करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। द करेक्ट फंक्शन इज टू बी कॉल्ड डिपेंड ऑन द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट बट नॉट ऑन द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, ठीक है। आगे इनलाइन फंक्शन होता है। व्हेन ए फंक्शन इज कॉल्ड, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जो कंट्रोल होता है एग्जीक्यूशन का वो ट्रांसफर हो जाता है कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन को, देन अगेन गो बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। तो दिस इज एन ओवरहेड इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम। इफ द फंक्शन बॉडी इज स्मॉल, ए लॉट ऑफ टाइम स्पेंट इन सच ओवरहेड, ठीक है। तो मतलब फंक्शन बॉडी को जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है इसमें लग जाता है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया इनलाइन फंक्शन, ठीक है। एन इनलाइन फंक्शन इज एक्सपेंडेड इन लाइन व्हेन इट इज इन्वॉक्ड। द कंपाइलर रिप्लेसेस द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट विद कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन बॉडी। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो कॉलिंग फंक्शन था, जो भी कंट्रोल था वो कॉल्ड फंक्शन के पास जाता है, फिर वापस से कॉलिंग फंक्शन के आता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसी टाइम को कम करने के लिए इनलाइन फंक्शन का जो है यूज़ किया गया, ओके। और किसी भी फंक्शन को अगर हमें इनलाइन बनाना है तो हमें किस कीवर्ड का यूज़ करना है, इनलाइन कीवर्ड का यूज़ करना है विद द फंक्शन डेक्लरेशन या डेफिनेशन स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो देखिए, फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच इज यूज टू परफॉर्म ए टास्क। फंक्शन जो होता है पार्ट ऑफ द प्रोग्राम होता है जिसका यूज किया जाता है टू परफॉर्म ए टास्क। द फंक्शन प्रोटोटाइप गिव्स द इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन। फंक्शन प्रोटोटाइप किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, फंक्शंस के बारे में। किसको देता है, कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देता है, ओके। फंक्शन जो होता है वो रिटर्न ए रेफरेंस भी जो है हो सकता है। सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट कैन बी यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। इनलाइन फंक्शन इज एक्सपेंड इन लाइन व्हेन इट इज इन्वॉक्ड इन विच द कंपाइलर रिप्लेस द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट विद कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन बॉडी। तो इनलाइन फंक्शन क्या करता है, जो भी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट होती हैं उनको हम किस में रिप्लेस कर देते हैं, फंक्शन बॉडी में रिप्लेस कर देते हैं, ओके। तो ये इनलाइन फंक्शन का काम होता है और इनलाइन का कीवर्ड का जो इसमें यूज़ किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, विच इज़ ए वैलिड फंक्शन डेक्लारेशन। यहाँ पे मतलब कौन सा सही है जिसमें हमने फंक्शन को सही तरीके से डिक्लेयर किया है। INT फन, INT A, INT B, INT या बोथ A एंड B। तो दोनों ही सही हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि हम चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं। दोनों ही तरीके हमारे सही हैं, तो बोथ A एंड B यहाँ पे सही हो जाएगा। इन विच पैरामीटर पासिंग मेथड द एक्चुअल पैरामीटर आर कॉपीड टू फॉर्मल पैरामीटर ऑफ फंक्शन। तो ये हमने पढ़ा कि एक्चुअल पैरामीटर कॉपी हो रहे हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में। ये क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू होता है, ठीक है। इन फंक्शन ओवरलोडिंग द करेक्ट फंक्शन इज टू बी कॉल्ड इज नॉट डिपेंड ऑन, ओके। जो फंक्शन ओवरलोडिंग में जो फंक्शन होता है वो किस पर डिपेंड नहीं होता है, तो रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट कैन बी यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको, फंक्शन ओवरलोडिंग। आगे आती है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है OOP लैंग्वेज का। द कंसेप्ट ऑफ क्लास इज टेकन फ्रॉम द स्ट्रक्चर इन C। इट इज़ ए न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो कि बाइंड करता है डाटा और फंक्शन को एक साथ, ठीक है।
क्लास डिक्लेरेशन इंक्लूड द डिक्लेरेशन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो क्लास की जो डिक्लेरेशन होती है इसमें दो चीज़ों को हम डिक्लेयर करते हैं, एक डाटा मेंबर को और दूसरा मेंबर फंक्शन को। तो ये इसका सिंटैक्स दिखाया गया है, क्लास क्लास नेम, प्राइवेट में आ गया वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन, और पब्लिक में आ गया वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन, यानी कि दोनों में जो है हम डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ओके जो क्लास मेंबर होते हैं वो डिक्लेयर्ड होते हैं प्राइवेट सेक्शन में एंड कैन एक्सेस्ड ओनली बाय द मेंबर ऑफ दैट क्लास। ओके मतलब जो क्लास मेंबर हम प्राइवेट क्लास में डिक्लेयर करेंगे उन्हें सिर्फ एक्सेस कौन कर सकता है, जो मेंबर होते हैं उस क्लास के, सिर्फ वही जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट मेंबर में मतलब जो भी वेरिएबल्स हम रखेंगे उनको कोई और एक्सेस नहीं कर पाता है। ओके चलिए, अब जो क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड होते हैं पब्लिक में, वहां उनको जो है हम एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास ऑल्सो। बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर प्राइवेट। बाय डिफॉल्ट जो मेंबर्स होते हैं क्लास के वो क्या होते हैं, प्राइवेट। यानी कि मान लीजिए मैंने मेंबर्स को डिक्लेयर कर दिया और ये नहीं बताया कि वो प्राइवेट है या पब्लिक, तो वो मेंबर किस तरीके के माने जाएंगे, प्राइवेट मेंबर माने जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो मेंबर होते हैं क्लास के वो कैसे होते हैं, प्राइवेट होते हैं। ठीक है, द डाटा हिडिंग बाय यूजिंग प्राइवेट डिक्लेरेशन इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओओपी। तो ये जो हम प्राइवेट डिक्लेरेशन के द्वारा डाटा हाइड कर रहे हैं तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ओओपी लैंग्वेज का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए हमने यहाँ पे पब्लिक लगा के इनको डिक्लेयर किया तो हमें पता चल गया ये पब्लिक और उसमें है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे INTXY को हमने नहीं बताया कि किस मोड में है, पब्लिक मोड में है, प्राइवेट मोड में है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। लाइक बेसिक डाटा टाइप वी कैन क्रिएट द वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप, दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब बेसिक डाटा टाइप की तरह हम वेरिएबल्स जो होते हैं क्लास टाइप के उनको भी क्रिएट कर सकते हैं। उन्हीं वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जैसे पॉइंट पी क्यू। तो इन दिस स्टेटमेंट टू ऑब्जेक्ट्स पी एंड क्यू ऑफ क्लास टाइप कौन सा है, पॉइंट आर क्रिएटेड। तो ये क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो गया। आगे एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स को एक्सेस करना। द पब्लिक मेंबर ऑफ क्लास कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं क्लास के उनको हम किसके द्वारा एक्सेस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा उनको एक्सेस किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, द सिंटेक्स फॉर एक्सेसिंग ए पब्लिक मेंबर फंक्शन इज ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शंस एंड देन नेम आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है। ओके तो इस तरीके से उसको एक्सेस किया जाता है। मेनली आपको ऑब्जेक्ट के द्वारा हम एक्सेस करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर आता है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन को हम विद इन द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। जब हम इनसाइड द क्लास जो है फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनलाइन फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो देखिए, द फंक्शन डिक्लेरेशन इज रिप्लेस्ड बाय द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास। द फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास आर ट्रीटेड एज इनलाइन फंक्शन। आउटसाइड द क्लास में हम क्या कर सकते हैं, जो मेंबर्स फंक्शन होते हैं उनको डिक्लेयर किया जाता है क्लास में, मस्ट बी डिफाइंड सेपरेटली आउटसाइड द क्लास। द फॉर्मेट ऑफ मेंबर फंक्शन, ओके फॉर्मेट दिखा, ओके सिर्फ इतना याद रखना है कि आउटसाइड द क्लास जब हम करते हैं, मतलब जो भी मेंबर फंक्शन होते हैं उनको हम आउटसाइड द क्लास भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक, एक्सेस मॉडिफायर की अगर बात करूँ तो 3 एक्सेस मॉडिफायर हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ओके इसमें प्रोटेक्टेड भी ऐड कर लीजिएगा। ये क्या करते हैं, दे कंट्रोल द एक्सेस मैकेनिज्म ऑफ मेंबर, की मतलब क्या क्या एक्सेस हो सकता है, उस मैकेनिज्म को कंट्रोल करने का काम इन तीन मॉडिफायर्स का होता है। जो पब्लिक मेंबर होते हैं क्लास के वो एक्सेसिबल होते हैं फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। जनरली मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास आर केप्ट इन पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास कांट बी। देखिए, पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं उनको हम मतलब उनको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट मेंबर को जो है एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। फिर आता है एरे विद इन क्लास। एरे कैन एक्ट एज ए डाटा मेंबर ऑफ ए क्लास। एरे जो है एक्ट करती है एज ए डाटा मेंबर ऑफ ए क्लास। ठीक है, ठीक, आगे है स्टैटिक डाटा मेंबर। क्या होता है, जब हम डाटा मेंबर मतलब जो क्लास के डाटा मेंबर होते हैं जब हम उनको डिक्लेयर करते हैं एज ए स्टैटिक तो वो हमारे क्या होते हैं, स्टैटिक डाटा मेंबर होते हैं। जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे इनिशियल वैल्यू जो होती है हम सेट करते हैं 0 पे और फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इस क्लास इज क्रिएटेड। ओनली सिंगल कॉपी ऑफ डाटा मेंबर इज क्रिएटेड एंड इट इज शेयर्ड बाय ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। सिंस इट इज एसोसिएटेड विद द एंटायर क्लास इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास। ठीक है, तो स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होते हैं, इनको हम डिक्लेयर करते हैं एज ए स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, in a member function declared with static is called static member function। तो प्रॉपर्टीज दी गई हैं, if can access only other static data member and member function in the same class they are invoked using the class name। यानी कि जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वोक्ड होते हैं यूजिंग द क्लास नेम। आगे एक फ्रेंड फंक्शन आता है।
हमें पता है प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं क्लास के उनको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो एक फ्रेंड फंक्शन आता है जिसके द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट डाटा ऑफ ए क्लास थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइवेट मेंबर्स को जो हम किसके द्वारा एक्सेस कर पाते हैं, तो फ्रेंड फंक्शन के द्वारा। ओके, ए फंक्शन दैट इज कॉमन टू टू क्लासेज, we can make this is a friend of these two classes. The function is declared with the keyword friend. A friend function has the following. friend function की क्या क्या characteristics हैं? It is invoked like a normal function, not with any object of the class. It can only access the members of the class by using the object of that class. It can be declared anywhere in the class and generally it has object as a आर्ग्यूमेंट। तो ये फ्रेंड फंक्शन की चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक, फिर एक फ्रेंड क्लास आती है। ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कैन बी फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास। जो मेंबर फंक्शन होती है क्लास की वो फ्रेंड फंक्शन हो सकती है अनदर क्लास की। ठीक है, तो उसी को फ्रेंड क्लास बोलते हैं। चलिए रिटर्न ऑब्जेक्ट देखिए, एक मतलब फ्रेंड फंक्शन जो है रिटर्न ऑब्जेक्ट भी होता है, ऑल्सो रिटर्न ऑब्जेक्ट। पॉइंटर टू मेंबर क्या है? जब हम असाइन करते हैं एड्रेस ऑफ ए क्लास मेंबर टू ए पॉइंटर, क्लास मेंबर को जो हम एड्रेस असाइन करते हैं वो वाला होता है पॉइंटर टू मेंबर। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो याद रखने हैं, क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसको हम बाइंड करते हैं डाटा और फंक्शन को। तो ये डेफिनेशन आती है, ए डैश इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट बाइंड डाटा एंड फंक्शन टुगेदर। तो डाटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करने का काम किसका है? क्लास का है। ओके, बाय डिफॉल्ट जो मेंबर होते हैं क्लास के वो कैसे होते हैं? प्राइवेट होते हैं। द मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कैन बी डिफाइंड विद इन द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास ऑल्सो। जो मेंबर फंक्शन होते हैं क्लास के उनको हम डिफाइन कर सकते हैं विद इन द क्लास भी और आउटसाइड द क्लास भी। पब्लिक एंड प्राइवेट कीवर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। जो पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, द डाटा मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए स्टैटिक। जो डाटा मेंबर होते हैं क्लास को हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं एज ए स्टैटिक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ए मेंबर फंक्शन डिक्लेयर विद स्टैटिक इज कॉल्ड static member function. A friend function can access the private data of a class through the object of class. We can assign the address of a class members to a pointer. तो प्राइवेट का डाटा हम किसके द्वारा एक्सेस कर पाते हैं? फ्रेंड फंक्शन के द्वारा। तो देखिए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट बाइंड डाटा एंड फंक्शन टुगेदर इज कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा जहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? ओके, इसको क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट बाइंड डाटा एंड फंक्शन टुगेदर इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर। बाय डिफॉल्ट जो मेंबर होते हैं क्लास के वो कैसे होते हैं? प्राइवेट होते हैं। विच इज एन एक्सेस मॉडिफायर। इनमें से जो एक्सेस मॉडिफायर है वो कौन कौन सा है? पब्लिक, प्राइवेट और तीसरा कौन सा होता है? प्रोटेक्टेड होता है, तो बोथ हो जाएंगे। विच इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक डाटा मेंबर। इट्स इनिशियल वैल्यू सेट टू जीरो। जो स्टैटिक डाटा मेंबर होते हैं उनकी वैल्यूज इनिशियल सेट की मतलब जीरो पे सेट की जाती है व्हेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ हिज क्लास इज क्रिएटेड। ओनली सिंगल कॉपी ऑफ द डाटा मेंबर इज क्रिएटेड, ऑल्सो कॉल्ड क्लास वेरिएबल या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही हो जाएगा स्टैटिक डाटा मेंबर से। ठीक है, आगे है स्टैटिक मेंबर फंक्शन से जो रिलेटेड सही है। डिक्लेयर विद स्टैटिक कीवर्ड, ये भी सही है। एक्सेस ओनली अदर स्टैटिक डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन द क्लास, ये भी सही है। और इन्वोक्ड यूजिंग द क्लास नेम, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएंगी स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में। तो दोनों याद रखिए, डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ओके, अब आगे बताना है कि ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फ्रेंड फंक्शन। तो इन्वोक्ड लाइक ए नॉर्मल फंक्शन, डिक्लेयर एनीवेयर इन द क्लास एंड जनरली इट हैज ए ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट। ओके, तो ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें एज ए आर्ग्यूमेंट होता है। तो तीनों ही पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन पूछा जाए, डाटा मेंबर पूछा जाए और फ्रेंड फंक्शन अगर आता है तो। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का। देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसका यूज़ किया जाता है टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, या कह लीजिए ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए, ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास को क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास आर क्रिएटेड। इसको क्या कहा जाता है? ऑटोमेटिकली कहा जाता है। जब हम ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास को क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। ओके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से इसका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो कि क्लास नेम का होता है। ठीक है,
तो इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। इट मस्ट बी डिक्लेयर इन पब्लिक सेक्शन। अब ये भी चीज़ याद रखनी कि कंस्ट्रक्टर को कहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है, तो कंस्ट्रक्टर को पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिए। कंस्ट्रक्टर आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ओके, डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट इवन वॉइड, इवन मतलब वॉइड भी नहीं होता है, हैंस इट कांट रिटर्न एनी वैल्यू। तो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इट कांट बी इनहेरिटेड, हम कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट भी नहीं कर सकते और ना ही हम एक्सेस कर सकते हैं इनके एड्रेस को। तो ये सारे पॉइंट आपको इसमें से याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स में से पूछा जाता है। ओके, फिर इसके टाइप आते हैं कंस्ट्रक्टर के, जैसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया, तो जो कंस्ट्रक्टर रिसीव करे आर्ग्यूमेंट्स उनको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या रिसीव करे, आर्ग्यूमेंट जो रिसीव करते हैं उनको पैरामीटराइज्ड बोलते हैं। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ए क्लास कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर एंड इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब जिस क्लास के पास मोर देन वन कंस्ट्रक्टर होगा वो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो जाएगा और इसको साथ हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी नाम देते हैं। फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर आता है, जहां पे हम मतलब एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसको हम यूज करते हैं टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, इसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स ए रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एज एन आर्ग्यूमेंट। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एज ए रेफरेंस किसको यूज करता है, सेम क्लास को एज एन आर्ग्यूमेंट। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जब हमने कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डिस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। तो एक स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास दैट इज यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। ओके, इसका नेम भी जो है क्लास नेम की तरह होता है, लेकिन इसको प्रीसीड किया जाता है टिल्ड ऑपरेटर से, क्योंकि अगर सेम रखेंगे तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में कोई पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम टिल्ड ऑपरेटर का यूज इसके साथ कर देंगे तो वो हमारा डिस्ट्रक्टर हो जाएगा। इट नेवर टेक्स एनी आर्ग्यूमेंट एंड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं लेता और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करता है। इट इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली, वो इन्वोक्ड होता है ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर अपॉन एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम और ब्लॉक और फंक्शन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास। द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कंस्ट्रक्टर कैन बी ऑफ एनी टाइप एक्सेप्ट द क्लास टू विच इट बिलोंग्स। तो आर्ग्यूमेंट जो होती है कंस्ट्रक्टर की वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं एक्सेप्ट द क्लास, मतलब जो जिस क्लास से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके ए कंस्ट्रक्टर कैन एक्सेप्ट ए रेफरेंस टू इट्स आउन क्लास एज एन आर्ग्यूमेंट। एक कंस्ट्रक्टर जो है एक्सेप्ट कर सकता है रेफरेंस को एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ए कंस्ट्रक्टर दैट इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास इज नोन एज copy constructor. When no copy constructor is defined in the program, the compiler supplies its own copy constructor. A special member function of the class that is used to destroy the object that have been created by constructor is called destructor. आगे देखिए, which of the following is true with respect to constructor? Its name is same as the class name, बिल्कुल सही है। It must be declared with public section, तो बिल्कुल ये भी सही है। Invoked automatically when objects are created, ये भी सही है। तो all of these सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स आर्ग्यूमेंट, कंस्ट्रक्टर जो आर्ग्यूमेंट्स लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यहाँ पर सही हो जाएगा। ए कंस्ट्रक्टर दैट इज यूज्ड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। व्हाट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रक्टर? इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम बट प्रीसीड बाय टिल्ड, ये भी सही है। इट नेवर टेक्स एनी आर्ग्यूमेंट एंड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ये भी पॉइंट भी सही है। और इट इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली बाय द कंपाइलर अपॉन एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम और ब्लॉक और फंक्शन, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज जो है यहाँ से सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। ठीक है, तो देखिए C++ में अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करें तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ओके, तो इसका यूज़ क्या होता है? देखिए C++ में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ यूज़र डिफाइंड जो डाटा टाइप होते हैं उसमें ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो हम मतलब कहाँ पर जो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज़ कर सकते हैं, जब एक टाइप का जो ऑपरेंड है उसमें हम जो है एक ही ऑपरेशन को जो है परफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है ना एडिशन ऑपरेटर, इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, इंटीजर को ऐड करने में भी कर सकते हैं। और इसी प्लस का यूज़ हम और कहाँ पे करते हैं, जो जब हमारा स्ट्रिंग होता है उसको कंकैटिनेट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा।
C++ में जो है हम ज़्यादातर जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको ओवरलोड कर सकते हैं, यानी कि एक ही ऑपरेटर का हम अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म वही होता है मैनीफॉर्म्स, ठीक है, जहाँ पे हम एक चीज़ का अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ जो है करते हैं। तो इसी तरीके से ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग होती है जहाँ पे हम ऑपरेटर्स का यूज़ जो है अलग अलग कर सकते हैं। ओके, लेकिन कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता, ठीक है। उनमें जैसे स्कोप ऑपरेटर हो गया, साइज ऑफ ऑपरेटर हो गया, कंडीशनल ऑपरेटर हो गया, टर्नरी ऑपरेटर, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको जो है ओवरलोड नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑपरेटर जिसको ओवरलोड नहीं किया जाता। ओके, तो पढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए देखिए। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ C++ लैंग्वेज। यूजिंग दिस फीचर वी कैन ऐड 2 वेरिएबल्स ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप विद द सेम वे एज वी डू विद बेसिक डाटा टाइप, ठीक है। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि हम जो है जो काम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में 2 वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही मतलब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में भी हम 2 वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं जैसे हम बेसिक डाटा टाइप में करते हैं। तो वही ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब इसमें बताया गया है। ओके, दिस मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म ऑफ गिविंग स्पेशल मीनिंग टू एन ऑपरेटर फॉर ए डाटा टाइप इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑल द ऑपरेटर इन C++ कैन बी ओवरलोडेड एक्सेप्ट द फॉलोइंग। क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया, साइज ऑफ ऑपरेटर हो गया, कंडीशनल ऑपरेटर हो गया। ओके, मेंबर सिलेक्टर, मेंबर पॉइंटर सिलेक्टर, टर्नरी ऑपरेटर, इनको जो ओवरलोड नहीं किया जा सकता। ओके, व्हेन वी ओवरलोड एन ऑपरेटर इट्स ओरिजिनल मीनिंग रिमेन्स सेम। फॉर एग्जांपल, इफ वी ओवरलोड प्लस ऑपरेटर टू ऐड 2 मैट्रिक्स कैन स्टिल बी यूज्ड टू ऐड 2 नंबर्स। यानी कि अगर हम ऑपरेटर ओवरलोड कर भी रहे हैं तो उसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वो एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये जिसमें आपको याद रखना है। आगे देखिए, द ऑपरेटर फंक्शन बताया गया है। टू गिव एडिशनल मीनिंग टू एन ऑपरेटर वी यूज ए स्पेशल फंक्शन। अगर हमें कुछ एडिशनल मीनिंग उसको देना है तो कुछ स्पेशल फंक्शन इसमें यूज करते हैं हम, जैसे रिटर्न टाइप हमने यूज किया, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या है? ये फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। फिर यहाँ पे हमने ऑपरेटर लिया, ऑपरेटर क्या है? एक कीवर्ड है। ओके, फिर आगे फंक्शन बॉडी ली, वेयर ऑपरेटर इज ए कीवर्ड एंड ओपी इज एन ऑपरेटर टू बी ओवरलोड। ऑपरेटर क्या हो गया? कीवर्ड, और ओपी क्या है? जिसको हमें ओवरलोड करना है। ऑपरेटर फंक्शन मस्ट बी आइदर मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन ऑफ ए क्लास। ऑपरेटर फंक्शन जो होगा वो या तो मेंबर फंक्शन हो सकता है या फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है क्लास का। ओके, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम इज दैट मेंबर फंक्शन टेक्स नो आर्ग्यूमेंट फॉर अनरी ऑपरेटर एंड 1 आर्ग्यूमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेटर, वाइल फ्रेंड फंक्शन टेक्स 1 आर्ग्यूमेंट फॉर अनरी ऑपरेटर एंड 2 आर्ग्यूमेंट्स फॉर बाइनरी ऑपरेटर। ओके, ये क्या कह रहा है कि मेंबर फंक्शन जो होता है एक भी जो है आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है अनरी ऑपरेटर के लिए, लेकिन बाइनरी ऑपरेटर के लिए 1 आर्ग्यूमेंट लेता है। लेकिन फ्रेंड फंक्शन में क्या होता है कि 1 आर्ग्यूमेंट अनरी ऑपरेटर के लिए होता है और 2 आर्ग्यूमेंट बाइनरी ऑपरेटर के लिए होते हैं। तो आगे ओवरलोडिंग करके दिखाई गई है अनरी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन। देखिए, लेट अस कंसीडर द पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इट टेक्स जस्ट 1 ऑपरेंड, ठीक है। जब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लेते हैं तो वो क्या लेता है? एक आर्ग्यूमेंट लेता है ना, ठीक है, मतलब ऑपरेंड, जस्ट 1 ऑपरेंड हम उसमें यूज करते हैं। एंड इट्स इंक्रीमेंट इट्स वैल्यू बाय 1, लाइक मैंने लिखा x प्लस 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 प्लस, तो इसमें हमने एक ऑपरेंड लिया और यहाँ पे हमने एक ऑपरेटर लिया, और इसका मतलब क्या होता है? x की वैल्यू को एक इंक्रीज करना। ओके, व्हेन अप्लाई टू बेसिक डाटा टाइप, और ये कब होता है? जब हम डाटा टाइप पे इस चीज को अप्लाई करते हैं। तो ओके, वी विल ओवरलोड दिस ऑपरेटर सो दैट इट कैन बी अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट एंड इट कैन इंक्रीमेंट ईच डाटा आइटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय 1। ओके, अब इसमें क्या है कि अगर हम इस चीज को बेसिक डाटा टाइप पे यूज कर रही हैं तो हमारी जो है एक इंक्रीमेंट हो जाती है सिर्फ एक ही चीज की। ओके, लेकिन अगर इसी को मैं ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करूंगी तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वहां पे, जितना भी डाटा आइटम्स होंगे, वो हर एक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये अनरी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन ये होता है। फिर अनरी ऑपरेटर का यूज फ्रेंड फंक्शन में किया गया है। यहाँ पे भी एक प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिया गया, दैट टेक्स 1 ऑपरेंड एंड डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1 व्हेन अप्लाइड टू बेसिक डाटा टाइप। वी विल ओवरलोड दिस ऑपरेटर सो दैट इट कैन बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ईच डाटा ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बाय 1। अब देखिए, आगे कह रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं ऑपरेटर फंक्शन में वो किससे पास किए गए हैं? रेफरेंस से। अगर हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। आगे दिया गया है कि वी कांट ओवरलोड द फॉलोइंग ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, कि फ्रेंड फंक्शन का यूज करके हम इन ऑपरेटर्स को ओवरलोड नहीं कर सकते। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड नहीं किया जा सकता, फंक्शन कॉल ऑपरेटर को नहीं कर सकते, सबस्क्रिप्टिंग ऑपरेटर हो गया, ठीक है, क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर हो गया, इनको जो है हम फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर करके दिखाई गई है, जिसमें हम 2 ऑपरेंड को ऐड करते हैं और मतलब 2 ऑपरेंड लेते हैं उन्हें ऐड करते हैं प्लस ऑपरेटर से। व्हेन अप्लाइड टू बेसिक डाटा टाइप वी विल ओवरलोड दिस ऑपरेटर टू ऐड 2 मैट्रिक्स। इसी को हम अगर हमें
यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप में ये चीज़ करनी है तो वहाँ पर हम इस ऑपरेटर का यूज़ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करने में कर सकते हैं। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, द मैकेनिज्म ऑफ गिविंग स्पेशल मीनिंग टू एन ऑपरेटर फॉर ए डाटा टाइप इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलेंगे। व्हेन वी ओवरलोड एन ऑपरेटर इट्स ओरिजिनल मीनिंग रिमेन्स सेम। टू गिव एडिशनल मीनिंग टू एन ऑपरेटर वी यूज ए स्पेशल फंक्शन कॉल्ड ऑपरेटर फंक्शन। ठीक है, ऑपरेटर फंक्शन मस्ट बी आइदर मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन ऑफ ए क्लास। जो ऑपरेटर फंक्शन होता है वो मेंबर फंक्शन भी हो सकता है और फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है क्लास का। ठीक, आगे है ऑपरेटर दैट कैन बी ओवरलोडेड एज, मतलब जो ओवरलोड हो सकता है। देखिए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते, कि क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर को नहीं कर सकते, कंडीशनल ऑपरेटर को नहीं कर सकते, लेकिन ओवरलोड किसको कर सकते हैं, बाइनरी प्लस ऑपरेटर को कर सकते हैं। टू ओवरलोड ए बाइनरी ऑपरेटर, ऑपरेटर फंक्शन एज मेंबर फंक्शन विल टेक। बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए ऑपरेटर फंक्शन जो होता है एज ए मेंबर फंक्शन क्या लेता है, 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, 0 आर्ग्यूमेंट लेता है या 1 आर्ग्यूमेंट लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 आर्ग्यूमेंट लेता है। और अगर फ्रेंड फंक्शन होता है तो बाइनरी ऑपरेटर में हम 2 आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। टू ओवरलोड ए अनरी ऑपरेटर, ऑपरेटर फंक्शन एज फ्रेंड फंक्शन विल टेक। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और ये जब अनरी ऑपरेटर है तो 1 आर्ग्यूमेंट लेता है और बाइनरी ऑपरेटर है तो 2 आर्ग्यूमेंट। ऑपरेटर दैट कांट बी ओवरलोडेड यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, जो जिन ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड नहीं कर सकते फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करके, वो कौन कौन से हैं यहाँ पे वो बतानी है। तो कांट बी ओवरलोडेड, ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर को नहीं कर सकते, फंक्शन कॉल ऑपरेटर, सब्सक्रिप्टिंग ऑपरेटर भी नहीं कर सकते और क्लास मेंबर एक्सेस जो ऑपरेटर होता है उसको भी नहीं कर सकते। तो ऑल ऑफ दीज जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें वो इनहेरिटेंस का आता है। यहाँ पे देखिए, इनहेरिटेंस का पढ़ रहे हैं। रीयूजेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ C++। ये क्वेश्चन आता है C++ का इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, तो रीयूजेबिलिटी जो है इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। द एग्जिस्टिंग क्लासेज आर यूज टू क्रिएट न्यू क्लास, जो मतलब जो कोई अगर क्लास पहले ही एग्जिस्ट कर रही है उसको के द्वारा हम किसी नई क्रिएट को जो है, मतलब न्यू क्लास को जो है हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का भी अगर आप मेन फीचर देखेंगे तो वो क्या है, रीयूजेबिलिटी। ठीक है, यूजिंग दिस फीचर द प्रोग्रामर कैन सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट। द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास और पेरेंट क्लास और सुपर क्लास, एंड द न्यू क्लास जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसको हम डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास या सब क्लास जो है बोलते हैं। ठीक है, आगे जो है डिराइव्ड क्लास को डिफाइन करने का तरीका बताया गया है, वही कि क्लास, फिर डिराइव्ड क्लास नेम, देन विजिबिलिटी मोड यहाँ पे, फिर बेस क्लास नेम। ठीक है, विजिबिलिटी मोड वही हमारे कौन से होते हैं, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पब्लिक। तो विजिबिलिटी मोड जो है कोई भी हो सकता है, आइदर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। अब यहाँ पे जो याद रखना है वो है बाय डिफॉल्ट जब विजिबिलिटी मोड कैसा होता है, प्राइवेट होता है। ठीक है, ओके। तो बस यही चीज़ें इसमें बताई गई है। आगे फिर इसके टाइप बताए गए हैं कि इनहेरिटेंस अलग अलग टाइप का होता है। जैसे सिंगल इनहेरिटेंस होता है, इसमें सिर्फ एक बेस क्लास होती है और उसी की प्रॉपर्टीज़ को कौन इनहेरिट करता है, एक अनदर क्लास करती है। वहाँ पर भी एक ही क्लास जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकती है, तो जिसको हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। तो एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास अगर होती है तो उसको हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलेंगे। फिर आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जहाँ पे एक क्लास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड, मतलब एक क्लास डिराइव्ड हो रही है कहाँ से, किसी और डिराइव्ड क्लास से ही। ठीक है, जैसे बेस क्लास था, लेवल 0 हो गया, यहाँ पे डिराइव्ड क्लास आ गई। ठीक है, बेस में से डिराइव्ड होके आई, लेकिन इसी क्लास से, डिराइव्ड क्लास से एक और क्लास डिराइव्ड हो रही है, तो उसको हम मल्टी लेवल बोलेंगे और ये इंटरमीडिएट टू बेस क्लास जो है हो जाएगी। तो मल्टी लेवल कुछ इस तरीके का होता है। आगे मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, व्हेन ए क्लास इनहेरिट द फीचर ऑफ 2 और मोर क्लास। जब एक क्लास एक से ज़्यादा बेस क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, मल्टी लेवल, लेवल यानी कि एक से ज़्यादा, कुछ लेवल इस तरीके से बनते जाएंगे। और मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स मल्टीपल इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टीज़, तो ऑब्वियस अलग अलग क्लास से मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रही हो तो मल्टीपल इनहेरिटेंस, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देन आता है हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस, हिरारिकल किस में होती है, ट्री की फॉर्म में होती है, जहाँ पे एक रूट नोड होती है और बाकी जो है उसकी क्या होती है, चाइल्ड नोड होती है। तो सेम इसमें एक तो ऊपर बेस क्लास रहेगी और बाकी एक से ज़्यादा जो है इसकी क्या हो सकती है, डिराइव्ड क्लास हो सकती हैं। तो व्हेन ए बेस क्लास इज इनहेरिटेड बाय 2 और मोर डिराइव्ड क्लास इज नोन एज हिरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये इसका टाइप हो जाएगा। आगे एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी आती है, जिसमें हम जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं 2 और मोर फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जो दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस को मिलाकर जो बनाई जाती है उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले इधर देखिए, ये क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन रहा है और साथ में फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस भी जो है
आ रहा है यहाँ से, ठीक है, मल्टी लेवल भी आ रहा है और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो जाएगा। आगे वर्चुअल बेस क्लास दिया गया है। कंसिडर ए हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन विच 3 फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस विच आर मल्टी लेवल, मल्टीपल एंड हिरारिकल इनहेरिटेंस आर इन्वॉल्व्ड। ये फिगर में दिखाया गया है। तो द क्लास टीचर असिस्टेंट has 2 basic class, teacher and student, which have a common base class person. The class teacher assistant inherit the feature of person via 2 different paths. This situation create a problem that all public and protected member of persons are inherited into teacher assistant twice. First via teacher and second via student. This form of inheritance create an ambiguity and should be avoided. Okay, यहाँ पे इसमें बताया गया है कि एक पर्सन है, यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे स्टूडेंट है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल लेवल और मल्टी लेवल और हाइब्रिड तीनों इनहेरिटेंस जो है इसमें यूज़ करती गई हैं। तो इस तरीके की जो इनहेरिटेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल बेस क्लास जो है बोलते हैं, जिसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो जाएं। ठीक है, ओके। एब्स्ट्रैक्ट क्लास दिया गया है। अगर हम सेम फंक्शन नेम यूज़ कर रहे हैं बेस और डिराइव्ड क्लास में, तो द फंक्शन इन बेस क्लास इज डिक्लेयर्ड एज वर्चुअल, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल फंक्शन। ओके, मतलब जब हम बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास दोनों के लिए एक फंक्शन नेम सेम फंक्शन नेम यूज़ कर रहे हैं, तो जो फंक्शन बेस क्लास में होगा उसको हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, वर्चुअल, यानी कि उसको हम वर्चुअल फंक्शन बोलेंगे। ए वर्चुअल फंक्शन विद एम्प्टी बॉडी इज कॉल्ड प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अगर कोई वर्चुअल फंक्शन एम्प्टी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन। A class having at least one of its member function as a pure virtual function is known as abstract class। ठीक है, एक क्लास के पास मतलब कम से कम क्या होता है, एक मेंबर फंक्शन होता है जो कि कैसा होता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। इट इज़ नॉट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम यूज़ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए नहीं करते हैं। इट इज़ यूज्ड ओनली टू एक्ट एज ए बेस क्लास टू बी इनहेरिटेड बाय अदर क्लास। ये सिर्फ एक्ट करने के लिए होता है कि बेस क्लास जो है इनहेरिट की गई है अदर क्लास के द्वारा। ओके, द प्योर वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड बाय द क्लास विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। द फ्लोइंग प्रोग्राम। ओके, बस इतना ही आप चीज़ याद रखिए कि ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ नहीं की जाती है, सिर्फ ये एक्ट करती है एज अ कि बेस क्लास को जो है इनहेरिट किया गया है अदर क्लास के द्वारा। ओके, देखिए आगे, द एग्जिस्टिंग क्लास आर यूज टू क्रिएट न्यू क्लासेस। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इनहेरिटेंट। बाय डिफॉल्ट जो विजिबिलिटी मोड होता है वो कैसा होता है, प्राइवेट होता है। सिंगल इनहेरिटेंस में 1 बेस क्लास और 1 डिराइव्ड क्लास होती है। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ लेवल्स इन मल्टी लेवल, मतलब कितने भी लेवल हो सकते हैं। हमने अभी जैसे 3 पढ़े ना, आगे और भी हो सकते हैं। ओके, व्हेन ए क्लास इनहेरिट द फीचर ऑफ 2 और मोर क्लासेज इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। व्हेन ए बेस क्लास इज इनहेरिटेड बाय 2 और मोर डिराइव्ड क्लास, इसको हम हिरारिकल इनहेरिटेंस बोलेंगे। और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस क्या हो जाएगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो जाएगा। और व्हेन ए क्लास इज डिक्लेयर्ड एज ए वर्चुअल बेस क्लास, ओनली 1 कॉपी ऑफ द ऑल पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ दैट क्लास इज इनहेरिटेड। ओके, अगर हम उसको वर्चुअल बेस क्लास में डिक्लेयर करते हैं तो आगे है इन इनहेरिटेंस द एग्जिस्टिंग क्लास जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसको बोला जाता है बेस क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। न्यू क्लास जो क्रिएट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सब क्लास बोलते हैं। चाइल्ड और डिराइव्ड क्लास बोला जाता है। विजिबिलिटी मोड बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। When there is 1 base class and 1 derived class, इसको हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलेंगे। When a class inherit the feature of 2 or more classes, 2 और मोर क्लासेस से इनहेरिट कर रही है तो उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। ओके, ये OOP का कंसेप्ट दिया गया है। हमें पता है जैसे C++ है वो कैसी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और क्यों है, क्योंकि OOP के जो फीचर है लाइक पॉलीमॉर्फिज्म हुआ या इनहेरिटेंस हुआ, इनकैप्सुलेशन, डाटा हिडिंग, C++ जो है इन सभी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। तो इसीलिए C++ क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें इसमें पढ़ रहे हैं। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म आता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मैनी फॉर्म्स। ठीक है, द एबिलिटी टू हैव डिफरेंट फॉर्म्स। ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉलीमॉर्फिज्म की। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं डाटा हिडिंग। ठीक है, वट फैसिलिटीज इन C++ मेक्स इट ए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। कौन सी प्रॉपर्टी जो इसे स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो रीयूजिंग ओल्ड कोड, राइटिंग न्यू कोड, ईजी इंप्लीमेंटेशन या ऑल ऑफ दी अबव। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
विच फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन सी प्लस प्लस, एनकैप्सुलेशन भी है, पॉलीमॉर्फिज्म भी है, एब्स्ट्रक्शन एक्सेप्शन। ओके, इसने कहा है कि जो अवेलेबल नहीं है सी प्लस प्लस में। तो राइट आंसर एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी पूछी है जो जो अवेलेबल होती सी प्लस प्लस में, तो फैसिलिटी में तो इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। एक्सेप्शंस क्या होती है? एक्सेप्शन की जो एक्सेप्शन एक प्रॉब्लम होती है जो कब अराइज होती है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक है, तो जब हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, जब ये प्रॉब्लम अक्कर होती है, तो यहाँ पे फैसिलिटी की बात की गई थी, तो एक्सेप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टू बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट हैव फैसिलिटी ऑफ, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? वही मैंने आपको बताया, क्योंकि वो उसके फीचर्स को सपोर्ट करता है, चाहे इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रक्शन है, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। आगे है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। To perform a specific task, part of the code is called a function. With the help of a function, large and complex program can be divided into small and simple. Functions are helpful to carry out common tasks using the available code. A function can be used only once in a program. तो यहाँ पे सही ओके, जो ट्रू नहीं बतानी है, ओके, जो ट्रू नहीं है सिर्फ वो बताना है हमें इसमें। तो देखिए, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क पार्ट ऑफ द कोड इज कॉल्ड ए फंक्शन, ये बिल्कुल सही है। विद द हेल्प ऑफ ए फंक्शन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड सिंपल, ये भी सही है। फंक्शंस आर हेल्पफुल टू कैरी आउट कॉमन टास्क यूजिंग द अवेलेबल कोड, ये भी सही है। लेकिन ए फंक्शन कैन बी यूज्ड ओनली वंस इन ए प्रोग्राम, कि हम फंक्शन को सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार मतलब हम फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं ना, तो एक से ज़्यादा बार यूज़ किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे नॉट ट्रू हो जाएगा। आगे फंक्शन डिफाइंड इन ए क्लास इज कॉल्ड, फंक्शन को अगर हम डिफाइंड कर रहे हैं क्लास में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शन। इन OOP विच कंसेप्ट मीन्स ओनली द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इज कम्युनिकेटेड आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हिडिंग या डाटा बाइंडिंग। मतलब क्या कहा है? ओनली द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इज कम्युनिकेटेड आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, मतलब जो मतलब ऑब्जेक्ट के आउटसाइड की जो भी चीज़ें हैं, सिर्फ उसके बारे में कम्युनिकेट करना है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा हिडिंग बोलते हैं। ठीक है, विच अप्रोच इज़ बेटर फॉर सेविंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग रियल टाइम, एग्जाम्पल्स लाइक इंफॉर्मेशन अबाउट व्हीकल और एम्प्लॉय। तो कौन सी अप्रोच बेटर होगी इसके लिए? तो वो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज रीयूज ऑफ कोड, एरर फ्री, बेटर यूज ऑफ कोड, ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है हम क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एक बार पहले हम जो है अदर जो एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चंस देखेंगे, फिर जो D++ PCT में पूछे गए थे वो उन क्वेश्चंस को भी कवर कर लेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ए फंक्शन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास फॉर विच ऑपरेटर इज ए मेंबर फंक्शन, इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास फॉर विच ऑपरेटर, जो क्लास एक्सेस होता है वो मेंबर फंक्शन है, या पॉइंटर टू एनी फंक्शन या मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास। फंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो फंक्शन ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास फॉर विच ऑपरेटर दिस, ये कौन सा ऑपरेटर होता है? ये फंक्शन कॉल ऑपरेटर होता है। तो इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास, मतलब जहाँ पे हम फंक्शन कॉल ऑपरेटर को जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इज एन इंस्टांस ऑफ ए ऑब्जेक्ट फॉर विच ऑपरेटर, जो फंक्शन कॉल ऑपरेटर है वो क्या है? मेंबर फंक्शन है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला है पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स ए टेम्पलेट फंक्शन, रन टाइम टाइप आइडेंटिफिकेशन विद इन ए क्लास हियरार्की, अनदर नेम फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग या वर्चुअल इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? मैनी फॉर्म्स। ठीक है, और ये कब अक्कर होता है? when we have many classes that are related to each other by inheritance, जहाँ पे बहुत सारी क्लासेस एक दूसरे से रिलेटेड होती है, किसके थ्रू? इनहेरिटेंस के थ्रू। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या होता है? रन टाइम टाइप आइडेंटिफिकेशन विद इन ए क्लास हियरार्की। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है डाटा हिडिंग इज टेकन केयर बाय एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलरिटी या इनहेरिटेंस। ओके, डाटा हिडिंग की बात हो रही है, तो एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ किया जाता है फॉर हिडिंग द अनवांटेड या जो भी इनइम्पोर्टेंट डाटा होता है। ओके,
डाटा हिडिंग किस पर फोकस करता है, सिर्फ कि मतलब उसे क्या चाहिए, कैसे आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, तो डाटा हिडिंग इज टेकन केयर बाय एब्स्ट्रैक्शन, करेक्ट हो जाएगा। इफ ए डाटा आइटम इज डिक्लेयर्ड एज ए प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर दैट इट कैन बी, मतलब कि अगर किसी डाटा आइटम को हम डिक्लेयर करें एज ए प्रोटेक्टेड डाटा एक्सेस स्पेसिफायर, तो उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है? क्या हम उसे एनीवेयर इन द प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं? बाय द बेस एंड डिराइव्ड क्लास, ओनली बाय बेस क्लास या ओनली बाय डिराइव्ड क्लास? ओके, अगर एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड है तो उसको कौन एक्सेस कर सकता है? बेस और डिराइव्ड क्लास के द्वारा उसको एक्सेस किया जा सकता है, सेम पब्लिक में होता है। ओके, तो उसको भी कौन कर सकते हैं? बेस और डिराइव्ड क्लास जो है एक्सेस कर सकती है। तो बाय द बेस एंड डिराइव्ड क्लास यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगला है डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास बाय डिफॉल्ट इज रिस्पेक्टिवली प्राइवेट एंड पब्लिक, पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट। ओके, जो डाटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है क्लास के, वो बाय डिफॉल्ट क्या होती हैं? प्राइवेट होते हैं। ओके, तो प्राइवेट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट का एक और चीज़ याद रखिए, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं किया है तो वहाँ पर भी वो क्या लेगा कि वो जो मेंबर फंक्शन है या डाटा मेंबर है वो कैसा है? प्राइवेट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग डन एट, फंक्शन ओवरलोडिंग कहाँ पर डन होती है? रन टाइम पे, कंपाइल टाइम, लिंकेज टाइम या स्विचिंग फ्रॉम फंक्शन। तो ओवरलोडिंग फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग जो होती है डन होती है कंपाइल टाइम पे। ठीक है, static variable is one which cannot be initialized, which is initialized once at the commencement of execution and cannot be changed at runtime, which retain its value throughout the life of the program, which is the same as an automatic variable but is placed at the head of the program। तो static variable के बारे में बताना है क्या होता है। ओके, तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल इज वन विच रिटेन्स इट्स वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, मतलब स्टैटिक वेरिएबल का मतलब है कि उसकी वैल्यू जो है पूरे प्रोग्राम में वही रहती है, ना तो हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं ना हम उसको रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो विच रिटेन्स इट्स वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम। When a function is recursively called, all automatic variables are initialized during each execution of the function, are retained from the last execution, are maintained in a stack या are ignored। अगर हम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल्ड कर रहे हैं तो जितने भी ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं वो इनिशियलाइज किए जाते हैं ड्यूरिंग ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो ऑल ऑटोमेटिक वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक, एन्यूमरेशन वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन, कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? सर्च स्टेटमेंट लाइक एन इंटीजर वेरिएबल, ब्रेक स्टेटमेंट, प्री प्रोसेसर कमांड या फंक्शन स्टेटमेंट। एन्यूमरेशन वेरिएबल जिनके साथ हम इनम कीवर्ड यूज़ करते हैं तो इनको यूज़ किया जाता है इन सर्च स्टेटमेंट, जो सर्च स्टेटमेंट होती है उनके लिए यूज़ करते हैं लाइक एन इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखिए। वट कीवर्ड इन क्लास स्पेसिफिकेशन हेल्प्स टू हाइड डाटा, डाटा को हाइड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? किसका यूज़ किया जाएगा? प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं ना, तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर विल हेल्प्स टू हाइड डाटा। ठीक है, और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर कहाँ पर एक्सेसिबल होते हैं? ओनली विद इन क्लास। ठीक, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड बाय एक्सेसिंग वर्चुअल फंक्शन थ्रू द पॉइंटर ऑफ द बेस क्लास, एक्सेसिंग वर्चुअल फंक्शन थ्रू द ऑब्जेक्ट द डिराइव्ड क्लास या नन ऑफ दीज। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को किसके द्वारा अचीव किया जाता है? बाय एक्सेसिंग वर्चुअल फंक्शन थ्रू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नहीं सॉरी, बेस क्लास के थ्रू होता है। एक्सेसिंग वर्चुअल फंक्शन थ्रू द पॉइंटर टू द बेस क्लास, ये होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन C++? प्राइवेट एलिमेंट ऑफ बेस क्लास आर नॉट एक्सेसिबल बाय मेंबर ऑफ इट्स डिराइव्ड क्लास। बिल्कुल सही है, प्राइवेट एलिमेंट्स को जो है एक्सेसिबल नहीं कर सकते हैं कौन? डिराइव्ड क्लास के जो भी मेंबर होते हैं। ठीक है, फिर है ये बिल्कुल सही है, प्रोटेक्टेड एलिमेंट ऑफ बेस क्लास आर नॉट एक्सेसिबल बाय मेंबर ऑफ इट्स डिराइव्ड क्लास। ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि प्रोटेक्टेड एलिमेंट्स जो हैं बेस क्लास के उनको वो एक्सेसिबल होते हैं डिराइव्ड क्लास के द्वारा, तो ये यहाँ पे ट्रू नहीं है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहा गया है कि व्हेन बेस क्लास एक्सेस स्पेसिफाइड इज पब्लिक एलिमेंट ऑफ द बेस क्लास बिकम पब्लिक मेंबर ऑफ इट्स डिराइव्ड क्लास, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। अगर बेस
क्लास एक्स स्पेसिफाइड इज पब्लिक, तो प्रोटेक्टेड एलिमेंट ऑफ ए बेस क्लास बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ इट्स डिराइव्ड क्लास, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो जो सही नहीं है वो ये है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन सी प्लस प्लस। जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन से रिलेटेड सही नहीं है वो बताना है। ए क्लास मस्ट हैव एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर, कि क्लास का जो है कम से कम एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन थोड़ी होती है कि एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा एक, ओके एक से ज़्यादा भी तो हो सकता नहीं, गलत हो जाएगा ये। आगे है कंस्ट्रक्टर इज ए यूनिक फंक्शन विच कैन नॉट बी ओवरलोडेड। एक कंस्ट्रक्टर एक यूनिक फंक्शन होता है जिसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते, तो ऐसा भी नहीं होता है। ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन मस्ट बी इन्वोक्ड विद द ऑब्जेक्ट नेम, तो ये भी गलत हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो डी ऑप्शन यहाँ से सही रहेगा, बाकी तीनों गलत है। फंक्शन ओवरलोडिंग इज द कंसेप्ट इन विच a function is used to implement lots of tasks at the same time. A function is called too many numbers of time by another function. A function provides common interface to the user to carry out possibly different function in each call. A function is computationally too expensive for the system to handle. Function overloading का जो concept होता है इसका क्यों use किया जाता है? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है कॉमन इंटरफेस टू द यूज़र टू कैरी आउट पॉसिबली डिफरेंट फंक्शन इन ईच कॉल। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा ए फंक्शन प्रोवाइड कॉमन इंटरफेस टू द यूजर टू कैरी आउट पॉसिबली डिफरेंट फंक्शन इन ईच कॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय इट्स डिराइव्ड क्लास, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं है। ए स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी इनिशियलाइज्ड ओनली विद इन द क्लास, इट इज़ ए मेंबर ऑफ, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आउटसाइड भी कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी इनिशियलाइज बिफोर एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड, ये ट्रू हो जाएगा। क्लास को क्रिएट करने से पहले जो हम स्टैटिक मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं सिंस स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास इज एक्चुअली ए ग्लोबल एलिमेंट इट डज नॉट रिक्वायर ए क्लास ऑब्जेक्ट क्वालिफाइड टू एक्सेस इंडिपेंडेंटली, ये भी गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब करेक्टली ए स्टैटिक वेरिएबल, तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? इट रिटेन इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम, सी ऑप्शन। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन, एक कॉपी मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक्ड होता है? ए फंक्शन रिटर्न बाय वैल्यू, ए फंक्शन रिटर्न बाय रेफरेंस, एन आर्गुमेंट इज पास बाय वैल्यू, एंड नन ऑफ द अबव। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल कंस्ट्रक्टर फॉर क्रिएटिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट एज ए कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा एन आर्ग्यूमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू। ठीक है, फीचर क्या है कॉपी कंस्ट्रक्टर के? देखिए ये इनिशियलाइज कर सकता है वन ऑब्जेक्ट को फ्रॉम अनदर ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये पास की जाती है एज एन आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन, और कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न इट फ्रॉम ए फंक्शन, तो एन आर्ग्यूमेंट इज पास बाय वैल्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्हेन ए लैंग्वेज हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू डाटा टाइप इट इज सेड टू बी, तो इसको बोला जाता है एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। ठीक है, एक्सटेंसिबल बोला जाएगा। हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर कैन ए क्लास है, कितने कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं किसी क्लास के? 0 1 2 या एनी हैव, तो कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू हैव ए नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर इन क्लास, कितने भी हो सकते हैं, तो एनी नंबर। ठीक है, द फ्रेंड फंक्शन आर यूज्ड इन सिचुएशन वे, फ्रेंड फंक्शन को हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं? वी वांट टू हैव एक्सेस टू अनरिलेटेड क्लासेस, डायनामिक बाइंडिंग इज रिक्वायर्ड, एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन क्लासेस टू टेक प्लेस इन नन ऑफ द वर्क। तो फ्रेंड फंक्शन का हमने कहाँ पे यूज़ पढ़ा था? मान लीजिए जो प्राइवेट क्लासेस होती हैं, ठीक है, उनको एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं ना फ्रेंड फंक्शन का, तो वी वांट टू हैव एक्सेस टू अनरिलेटेड क्लासेस, जो अनरिलेटेड क्लासेस होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड फंक्शन को हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं? आउटसाइड द क्लास इसको डिफाइन किया जा सकता है, और इसके पास राइट होता है टू एक्सेस ऑल प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लासेस। ठीक, ए डैश इज ए स्पेशल मैथड यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टांस वेरिएबल ऑफ ए क्लास। डैश एक स्पेशल मैथड है जिसके द्वारा हम इनिशियलाइज करते हैं इंस्टांस वेरिएबल ऑफ ए क्लास। मेंबर फंक्शन, डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो रही है? इनिशियलाइज द इंस्टांस वेरिएबल ऑफ ए क्लास। कौन से होते हैं इंस्टांस वेरिएबल क्लास के? ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम किसके द्वारा क्रिएट करते हैं? कंस्ट्रक्टर के द्वारा। तो एक कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, आप सिंपल भी बोल सकते हैं। ओके,
तो यही डेफिनेशन इसमें दी गई है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। एनकैप्सुलेशन इज डायनामिक बाइंडिंग, ए मैकेनिज्म टू एसोसिएट द कोड एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन या क्रिएटिंग न्यू क्लास। एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन इज ए मैकेनिज्म टू एसोसिएट द कोड एंड डाटा, ठीक है। या एक और डेफिनेशन आती है, द रैपिंग अप ऑफ डाटा इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? या द रैपिंग अप ऑफ कोड एंड डाटा इनटू सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। तो दोनों तरीके से ये पूछा जा सकता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू? फंक्शन ओवरलोडिंग इज डन एट कंपाइल टाइम, प्रोटेक्टेड मेंबर आर accessible to the member of the derived, okay, function overloading done at compile time। आगे देखिए, प्रोटेक्टेड मेंबर आर accessible to the member of the derived class, a derived class inherit constructor and destructor, a friend function can be called like a normal function, nested class is a derived class। कौन सा इनमें से सही है? देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग जो है ये डन होती है कब? रन टाइम पे, ना कि कंपाइल टाइम पे। तो रन टाइम होना था यहाँ पे। आगे है, प्रोटेक्टेड मेंबर आर एक्सेसिबल टू द मेंबर ऑफ द डिराइव्ड क्लास। बिल्कुल प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं मेंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास, ये बिल्कुल सही है। ए डिराइव्ड क्लास इनहेरिट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ये भी सही है कि डिराइव्ड क्लास इनहेरिट करती है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को। आगे है, ए फ्रेंड फंक्शन ऑफ ए क्लास इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास स्कोप बट इट हैज़ द राइट टू एक्सेस, ओके एक मिनट, ये फ्रेंड फंक्शन कैन बी कॉल्ड लाइक ए नॉर्मल फंक्शन। नहीं, नॉर्मल फंक्शन की तरह जो है फ्रेंड फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जो है डिफाइन करते हैं हम आउटसाइड द क्लास स्कोप, बट इसके पास राइट होता है टू एक्सेस ऑल प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास। ओके, आगे जो दिया गया है वो है, नेस्टेड क्लास इज ए डिराइव्ड क्लास। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, नेस्टेड क्लास जो है वो ट्रू डिराइव्ड क्लास होती है, तो ये सही हो जाएगा। तो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ इसमें सही होगा, ठीक है। मेंबर ऑफ ए क्लास स्पेसिफाइड एज डैश आर एक्सेसिबल ओनली टू द मेथड ऑफ द क्लास। मतलब कौन से मेंबर ऑफ ए क्लास है जिनको अगर हम मतलब किस तरीके से, मतलब कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर जो है यूज़ करेंगे टू एक्सेस करने के लिए सिर्फ ओनली टू मेथड ऑफ द क्लास। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राइवेट। मेंबर ऑफ ए क्लास स्पेसिफाइड एज प्राइवेट आर एक्सेसिबल ओनली टू द मेथड ऑफ दैट क्लास, ठीक है। द डाटा टाइप क्रिएटेड बाय द डाटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड, जो डाटा टाइप क्रिएट किए जा रहे हैं बाय डाटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप जो है बोलते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू? द बॉडी ऑफ ए वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक बार में फर्स्ट में ही कंडीशन हमारी ये गलत हो जाएगी तो हम लूप से बाहर होंगे, तो एग्जीक्यूट हो ज़रूरी नहीं है। द बॉडी ऑफ ए डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, ये बिल्कुल सही है कि हम जो डू वाइल होता है उसमें एक बार कंडीशन चेक होने के बाद ही जो हम एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद ही कंडीशन चेक होती है। तो डू में जो भी स्टेटमेंट्स होगी वो प्रिंट होने के बाद ही जो है वाइल लूप जो है एग्जीक्यूट होता है। द बॉडी ऑफ ए डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूट वंस तो होता ही है, तो वो वाला ठीक हो जाएगा। ए फॉर लूप कैन नेवर बी यूज इन प्लेस ऑफ ए वाइल लूप, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर लूप को हम यूज़ कर सकते हैं वाइल लूप की जगह, ठीक है। तो बी वाला जो है सही हो जाएगा। वट फीचर मेक C++ सो पावरफुल? ईजी इम्प्लीमेंटेशन, रीयूजिंग ओल्ड कोड, ईजी मेमोरी मैनेजमेंट या ऑल ऑफ दी अबव? तो ऑल ऑफ दी अबव जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर हैं C++ की। सिंपल इजी इम्प्लीमेंटेशन होगी, पोर्टेबिलिटी है, रीयूजिंग ओल्ड कोड है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है C++, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, केस सेंसिटिव है, कंपाइलर बेस्ड है, सिंटेक्स बेस्ड लैंग्वेज है, इजी मेमोरी मैनेजमेंट होती है। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं C++ के, याद रखिए। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे है, द गोल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज, गोल क्या होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का? टू हेल्प द यूजर ऑफ ए क्लास, टू हेल्प द डेवलपर ऑफ ए क्लास, टू हेल्प डिफाइन फ्रेंड फंक्शन या नन ऑफ द अबव। तो गोल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज टू हेल्प द यूजर ऑफ ए क्लास, ठीक है। एन्यूमरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, एन्यूमरेशन किस तरीके की प्रोसेस है हमें ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, एन्यूमरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए लीगल वैल्यूज पॉसिबल फॉर ए वेरिएबल, ठीक है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑपरेशन इज यूज्ड इन C++ टू ओपन ए फाइल फॉर इनपुट? मतलब कौन सा जो इसमें यूज़ किया जाता है टू ओपन ए फाइल फॉर इनपुट? तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम IOS इन का यूज़, ठीक है। ये ओपन करता है फाइल को फॉर रीडिंग पर्पज़। और iOS ऐप जो है ये अपेंड मोड के लिए यूज़ किया जाता है,
ठीक, चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन सी, जो कौन सा फंक्शन है जो कि ओवरलोडेड नहीं हो सकता है सी प्लस प्लस में, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है जिसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते, असाइनमेंट ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन वाले को, और इक्वल ऑपरेटर को जो हम कर सकते हैं, लेकिन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज टू डिफाइन ए फंक्शन आउटसाइड ए क्लास। ओके, तो इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। आगे है डैश अलाउ टू क्रिएट क्लासेस विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्लासेस सो दैट दे ऑटोमेटिकली इंक्लूड सम ऑफ इट्स पेरेंट्स मेंबर प्लस इट्स ओन मेंबर। इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये अलाउ करता है टू क्रिएट क्लासेस विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्लासेस, तो इनहेरिटेंस हो जाएगा ये, तो इनहेरिटेंस सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्लास, इनमें से कौन सा है जो मेंबर ऑफ क्लास नहीं है, स्टैटिक फंक्शन भी है, कांस्टेंट फंक्शन भी है, वर्चुअल भी है, फ्रेंड फंक्शन जो है ये मेंबर ऑफ क्लास नहीं है। ओके, फ्रेंड फंक्शन को हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं, आउटसाइड द क्लास, ठीक है। व्हेन एन एरे इज पास्ड एज पैरामीटर टू फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग से, अगर हम एरे को पास करें एज ए पैरामीटर टू फंक्शन तो क्या चेंज आएगा, तो इससे क्या होगा, फंक्शन जो होगा वो चेंज कर लेगा वैल्यू इन द ओरिजिनल एरे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट बिटवीन ओवरलोडिंग फंक्शन एंड ओवररीडन फंक्शन, ओवरलोडिंग फंक्शन और ओवर रीडिंग के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। देखिए, मेथड ओवरलोडिंग की अगर हम बात करें, इसको यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। और ओवर रीडिंग मैथड का क्यों यूज़ करते हैं, टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास। मैथड ओवरलोडिंग ये जो होती है ये स्टैटिक और कंपाइल टाइम बाइंडिंग होती है। मैथड ओवरलोडिंग कैसी, स्टैटिक और कंपाइल टाइम, तो ओवरलोडिंग देखिए स्टैटिक और कंपाइल टाइम बाइंडिंग इसमें आ रहा है। साथ ही अगर मैं बात करूँ मेथड ओवर रीडिंग की, तो ये कैसी होती है, डायनामिक होती है और रन टाइम बाइंडिंग होती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और मेथड ओवरलोडिंग को परफॉर्म किया जाता है विद इन द क्लास, और ओवर रीडिंग मेथड जो होता है इसको मतलब मेथड ओवर रीडिंग जो होता है ये अक्कर होता है टू क्लासेस में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन C++ इज इनहेरिटेड इन ए डिराइव्ड क्लास फ्रॉम बेस क्लास, तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, देखिए डाटा मेंबर्स जो होते हैं C++ में वो इनहेरिटेड होते हैं इन ए डिराइव्ड क्लास फ्रॉम बेस क्लास, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन C++, व्हेन वी राइट ओवरलोडिंग फंक्शन वी मस्ट कोड द फंक्शन फॉर ईच यूजेस, व्हेन वी राइट फंक्शन टेम्पलेट वी कोड द फंक्शन ओनली वंस, इट इज़ डिफिकल्ट टू डीबग मैक्रोज, ये टेम्पलेट आर मोर एफिशिएंट देन मैक्रोज। तो पॉइंट पहला बिल्कुल सही है कि जब हम राइट करते हैं ओवरलोड फंक्शन को वी मस्ट कोड द फंक्शन फॉर ईच यूजेस, सही है। व्हेन वी राइट फंक्शन टेम्पलेट वी कोड द फंक्शन ओनली वंस, ये भी सही है। अगला है इट इज़ डिफिकल्ट टू डीबग मैक्रोज, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। टेम्पलेट आर मोर एफिशिएंट देन मैक्रोज, ये भी सही है। तो इसमें से सारे नन ऑफ दी अबव जो है यहाँ पे सही है, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, ओके सारे के सारे जो है करेक्ट है, तो इनकरेक्ट नहीं है इसमें से कोई भी, ठीक है। When the inheritance is private, अगर इनहेरिटेंस प्राइवेट है, द प्राइवेट मैथड इन बेस क्लास आर डैश इन द डिराइव्ड क्लास। अगर इनहेरिटेंस प्राइवेट है तो जो प्राइवेट मेथड होंगे बेस क्लास की वो कैसे होंगे, इनअसेसिबल होंगे ना, असेसिबल नहीं कर सकते, ना वो प्रोटेक्टेड होंगे ना पब्लिक, इनअसेसिबल होंगे, ठीक है। तो ये याद रखिए, आपको पता है ना, जैसे हम एक्सेस की अगर हम बात करें पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मोड में, सेम क्लास में है, अगर पब्लिक में है तो यस उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड में भी कर सकते हैं और पब्लिक में भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिराइव्ड क्लास में है तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड में तो उसको क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट में हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेस कर रहे हैं हम आउटसाइड द क्लास तो पब्लिक और प्राइवेट में, पब्लिक में तो हम उसको कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक में हम तीनों को ही एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो सिंपल सेम क्लास का यूज़ हो रहा है, डिराइव्ड क्लास का यूज़ हो रहा है या
आउटसाइड द क्लास यूज़ हो रहा है। प्रोटेक्टेड में हम सेम क्लास और डिराइव्ड क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास अगर हमें एक्सेस करना है तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, प्राइवेट में हम सेम क्लास को एक्सेस ज़रूर कर सकते हैं सेम क्लास के द्वारा, लेकिन डिराइव्ड और आउटसाइड द क्लास को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनएक्सेसिबल हो जाएगा इन द डिराइव्ड क्लास। ठीक है, अगला है ए पब्लिकली डिराइव्ड क्लास इज ए सब टाइप ऑफ इट्स क्लास इनहेरिटेंस प्रोवाइड फॉर कोड रीयूज। तो दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। पब्लिकली डिराइव्ड क्लास इज ए सब टाइप ऑफ इट्स बेस क्लास और इनहेरिटेंस प्रोवाइड करते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। इन C++ विच सिस्टम प्रोवाइड फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन नो हैंडलर इज प्रोवाइडेड टू डील विद एन एक्सेप्शन। तो टर्मिनेट, अनएक्सपेक्टेड, अबॉर्ट या किल, तो कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है टू हैंडल या डील विद एक्सेप्शन? तो टर्मिनेट फंक्शन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इन इफ ए फंक्शन इज फ्रेंड ऑफ ए क्लास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ए फंक्शन कैन ओनली बी डिक्लेयर ए फ्रेंड बाय क्लास इट सेल्फ। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फंक्शन कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड ए फ्रेंड बाय ए क्लास इट सेल्फ। नेक्स्ट है फ्रेंड फंक्शन आर नॉट मेंबर ऑफ ए क्लास, दे आर एसोसिएटेड विद इट। फ्रेंड फंक्शंस जो होते हैं वो मेंबर ऑफ क्लास नहीं होते, सिर्फ एसोसिएट होते हैं इससे। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। फ्रेंड फंक्शन आर मेंबर ऑफ क्लास, ये गलत हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड फंक्शन मेंबर ऑफ क्लास नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद इट। ठीक, इट कैन हैव एक्सेस टू ऑल मेंबर ऑफ द क्लास इवन प्राइवेट वन, ये भी सही है कि वो सभी को एक्सेस कर सकता है और प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक, इन C++ पॉलीमॉर्फिज्म रिक्वायर इनहेरिटेंस ओनली, वर्चुअल फंक्शन ओनली, रेफरेंसेस ओनली, इनहेरिटेंस वर्चुअल एंड रेफरेंसेस। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। ठीक है, और ये कब अक्कर होगा? जब बहुत सारी क्लासेस होंगी और जो कि रिलेटेड होंगी ईच अदर बाय इनहेरिटेंस। ओके, तो इन C++ पॉलीमॉर्फिज्म रिक्वायर इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शन एंड रेफरेंसेस। तो तीनों ही जो है क्या हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फंक्शन टेम्पलेट इन C++ प्रोवाइड डैश लेवल ऑफ जनरलाइजेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फंक्शन टेम्पलेट जो होते हैं C++ में वे प्रोवाइड करते हैं 2 लेवल ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन ए क्लास ग्रांट फ्रेंड स्टेटस टू अनदर क्लास। तो क्या होता है, मतलब बताना है कि जब एक क्लास ग्रांट कर देती है फ्रेंड स्टेटस टू अनदर क्लास, द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास जनरेटिंग फ्रेंडशिप कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ द फ्रेंड क्लास। ऑल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास ग्रांटेड फ्रेंडशिप have unrestricted access to the member of class granting the friendship. Class friendship is reciprocal to each other या there is no such concept. तो जब क्लास ग्रांट की जाती है, मतलब when a class grant friend status to another class, तो क्या होगा? all member of the class granted friendship have unrestricted access to the member of the class granting the friendship. Okay, when a method in a subclass has the same name and type signatures as a method in the superclass, then the method in the subclass dash the method in the superclass. ओवरलोड्स, फ्रेंडशिप, इनहेरिटेंस या ओवरराइड। ओके, क्या कह रहा है कि व्हेन ए मेथड इन ए सब क्लास हैज़ द सेम नेम एंड टाइप सिग्नेचर एज ए मेथड इन द सुपर क्लास, देन द मेथड इन द सब क्लास ओवरराइड द मेथड इन द सुपर क्लास। जो है यहाँ पे सही हो जाएगा ओवरराइड। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पास्ड टू ए फंक्शन इन C++। जो पास नहीं कर सकते, कॉन्स्टेंट को पास कर सकते हैं, एरे कर सकते हैं, स्ट्रक्चर, लेकिन क्या हेडर फाइल को पास किया जा सकता है? नहीं कर सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ओवरलोडेड फंक्शन इन C++। जो ओवरलोडेड फंक्शन के बारे में सही है सिर्फ वो बताना है इसमें। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कंपाइलर सेट्स अप ए सेपरेट फंक्शन फॉर एवरी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सबसे पहले देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है जो अलाउ करे यू टू यूज़ द सेम नेम फॉर डिफरेंट फंक्शन। मतलब सेम नेम हम यूज़ करें डिफरेंट फंक्शन के लिए, इसको हम ओवरलोडेड फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा कंपाइलर सेटअप ए सेपरेट फंक्शन फॉर एवरी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक,
ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज क्लास हैव ग्लोबल विजिबिलिटी, जिसमें की ग्लोबल विजिबिलिटी हो, तो वो कौन सा क्लास होता है? एक्सटर्नल होता है, तो एक्सटर्न कीवर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, जो ओवरलोड नहीं हो सकता है ऑपरेटर वो बताना है, तो बिटवाइज राइट शिफ्ट एड्रेस ऑफ इनडायरेक्शन ऑफ या स्ट्रक्चर रेफरेंस, तो जो ओवरलोड नहीं हो सकता वो है स्ट्रक्चर रेफरेंस इन सी प्लस प्लस। बिटवाइज राइट शिफ्ट हो, लेफ्ट शिफ्ट हो, इन डायरेक्शन ऑपरेटर हो, ठीक है, इनको ओवरलोड कर सकते हैं सी में भी और सी प्लस प्लस में। ओके, एड्रेस ऑफ को भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, PTR डाटा is a pointer to a data type. The expression pointer data plus plus is equivalent as C plus plus में बताना है देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये वाला दिया है एस्ट्रिक्स जो दिया है, इसकी जो है हाई प्रेसिडेंस होती है ना प्लस प्लस के से, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोनों का ही जो है यूज़ किया गया है, इनके साथ मतलब अनरी ऑपरेटर की तरह ये यूज़ किए गए हैं। तो हम सबसे पहले किसको इवेलुएट करेंगे? पॉइंटर डाटा को, PTR डाटा प्लस प्लस को, एंड देन ये आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है द एसोसिएटिविटी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज लेफ्ट टू राइट इन C प्लस प्लस, जो लेफ्ट टू राइट होते हैं C प्लस प्लस में। तो लेफ्ट टू राइट कौन सा होता है? एरे एलिमेंट एक्सेस होता है ये। अगर आप देखेंगे अनरी ऑपरेटर हुआ, अनरी प्लस माइनस, लॉजिकल नॉट, एड्रेस ऑफ, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, राइट टू लेफ्ट, एड्रेस ऑफ, साइज ऑफ, डायनामिक मेमोरी लोकेशन, इन डायरेक्शन ऑपरेटर, ये सारे जो होते हैं राइट टू लेफ्ट होते हैं। तो अनरी ऑपरेटर, लॉजिकल नोट, एड्रेस ऑफ, ये क्या है? राइट टू लेफ्ट है। तो यहाँ पे बचा क्या? एरे एलिमेंट एक्सेस, इसको एक्सेस किया जाता है लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है। ए मेंबर फंक्शन कैन ऑलवेज एक्सेस द डाटा इन डैश, द क्लास ऑफ विच इट इज़ मेंबर, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इट इज़ मेंबर, द पब्लिक पार्ट ऑफ इट्स क्लास, द प्राइवेट पार्ट। मतलब जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो हमेशा कहाँ से डाटा को एक्सेस करते हैं? तो इन द क्लास ऑफ विच इट इज़, यानी कि जो उसी क्लास से जिसके वो मेंबर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर वर्चुअल फंक्शन इन C प्लस प्लस? मस्ट बी डिक्लेयर इन पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास, वर्चुअल फंक्शन कैन बी स्टैटिक, वर्चुअल फंक्शन शुड बी एक्सेस यूजिंग पॉइंटर, वर्चुअल फंक्शन इज डिफाइंड इन बेस क्लास। तो जो नॉट करेक्ट है, देखिए वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है बेस क्लास में, पॉइंटर की यूज़ करके इसको एक्सेस किया जाता है, और मस्ट बी डिक्लेयर इन पब्लिक सेक्शन। वर्चुअल फंक्शन कैन बी स्टैटिक, ये सही हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? क्लास टेम्पलेट एंड फंक्शन टेम्पलेट आर इंस्टैंटिएटेड इन द सेम वे, क्लास टेम्पलेट डिफर फ्रॉम function template in the way they are initiated. Class template is initiated by defining an object using the template argument. Class template are generally used for storage class. तो इनमें से जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। सबसे पहले क्लास टेम्पलेट एंड फंक्शन टेम्पलेट आर इंस्टैंटिएटेड इन द सेम वे, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। क्लास टेम्पलेट डिफर फ्रॉम फंक्शन टेम्पलेट इन द वे दे आर इनिशिएटेड, ये गलत हो जाएगा। क्लास टेम्पलेट इज इनहेरिटेड बाय डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट, ये भी जो है गलत है। क्लास टेम्पलेट आर जनरली यूज फॉर स्टोरेज क्लास, ये भी गलत है। जो सही है तो वो सिर्फ ये इसमें ये पूछना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो सिर्फ एक ही जो है इसमें करेक्ट है, बाकी तीनों जो है वो गलत है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, बाकी तीनों क्या है? नॉट करेक्ट है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये TGT में पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर? कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है, डिफ़ॉल्ट भी होता है और पैरामीटराइज्ड भी होता है, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्लास? स्टैटिक फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, कॉन्स्ट या वर्चुअल। जो मेंबर नहीं होता है क्लास का, फ्रेंड फंक्शन, क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। फ्रेंड फंक्शन को हम आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं, तो ये नहीं होता इसका फंक्शन मेंबर ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजेस टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप, हाइब्रिड या मिक्स्ड अप्रोच। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम यूज़ करती है बॉटम अप अप्रोच को। आगे है द इंसुलेशन ऑफ डाटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज। तो इसको कहा जाता है डाटा हिडिंग। ठीक है। द प्रॉपर्टी और द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस या डाटा ट्रांसफर। तो बार बार हम पढ़ रहे हैं मोर देन वन फॉर्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स इफ ए फंक्शन डिक्लेयर्ड इन लाइन इंडीड इज गोइंग टू ट्रीटेड इन लाइन इन द एग्जीक्यूटेबल कोड? कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर या लोडर। तो राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर डिसाइड करता है। ठीक है। चलिए, ये तो टीजीटी में पूछे गए थे, अब पीसीटी के देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर में C++ से, देखिए कंस्ट्रक्टर में भी ओवरलोडेड, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर आर यूज टू इनिशियलाइज वेरिएबल एंड टू एलोकेट मेमोरी, ये भी जो है सही हो जाएगा। ए कंस्ट्रक्टर शुड नॉट हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ ए क्लास, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नेम होता है, तो सेम होता है। तो ये यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे क्या है, सही है। मतलब जो इसमें फॉल्स पूछा था तो ये हो जाएगा। लास्ट वाला पढ़ लीजिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड एट द सेम टाइम ए कॉपी कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड। ओके, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट और इनिशियलाइज करते हैं सेम टाइम को, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को जो है कॉल किया जाता है। तो ये सही है, पॉइंट बिल्कुल सही है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट विद ए फ्रेंड क्लास कैन डायरेक्टली एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डाटा। इनमें से कौन सा जो एसोसिएट होता है किसके साथ? फ्रेंड क्लास के साथ। मेंबर फंक्शन होता है ना, जैसे हमने पढ़ा भी था कि फ्रेंड जो फंक्शन होता है वो उसका पार्ट नहीं होता है, जस्ट एसोसिएट होता है उससे, तो मेंबर फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ OOP plays an important role in allowing object having different internal structure to share the same external interface? तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? पॉलीमॉर्फिज्म की। ठीक है। A dash function is a member function in base class that you expect to redefine in derived class। जिसको हम redefine करते हैं derived class में, वो क्या हो जाएगा? वर्चुअल फंक्शन होता है वो। Which of the following C++ file mode is used to open an existing file for updating without losing its original content? तो append file mode is used to open an existing file. Which of the following C++ file mode parameter is meant for opening in file? तो ये क्वेश्चन देखिए नेट में भी पूछा गया था, जो नेट के क्वेश्चन हमने किए थे उसमें थे ना, अपेंड के लिए भी वहाँ पे दिया गया था कि ऐप था, तो ऐप के लिए अब हम अपेंड यूज़ करते हैं, और इनपुट के लिए हम मतलब ओपनिंग फाइल करने के लिए, रीड करने के लिए, तो इनका यूज़ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल और एक्सप्लेनेशन? इसको हम क्या बोलते हैं? डाटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट विल डिक्लेयर द पॉइंटर टू array एंड ptr इज पॉइंटर वेरिएबल, नंबर इज array वेरिएबल? तो यहाँ पे ये NPTR नंबर हो जाएगा, क्योंकि नंबर वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पे। नंबर क्या है? एरे वेरिएबल है, तो पूरा नंबर हमें शो करना है, तो NPTR इक्वल टू नंबर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। आगे है कंसिडर ए वन डायमेंशनल एरे विच ऑफ द फॉलोइंग C स्टेटमेंट विल प्रिंट द थर्ड एलिमेंट ऑफ A। तो कौन सी जो है जो प्रिंट करेगी थर्ड एलिमेंट ऑफ A? तो C out to A। ठीक है। In C++, if a function f is defined as a friend function, then which of the following category of data member can be accessed using the function? अगर हम f को हम डिफाइन कर रहे हैं फ्रेंड फंक्शन को, तो फ्रेंड फंक्शन तो तीनों को एक्सेस कर सकता है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। A private member function can only be called by another function that is a member of its class. An object can invoke a private function using the dot operator. Okay. प्राइवेट मेंबर फंक्शन को जो है हम कॉल कर सकते हैं बाय अनदर फंक्शन दैट इज मेंबर ऑफ इट्स क्लास। ये पॉइंट बिल्कुल सही है यहाँ पे।
सेकेंड वाला जो है इसमें फॉल्स हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डेक्लेरेशन ऑफ ए मेंबर फंक्शन इफ इट डज नॉट एंटर एनी डाटा इन द क्लास। अगर कोई डाटा हम एंटर नहीं कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट मेंबर फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू OOP लैंग्वेज, तो इट डज नॉट मॉडल द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये तो गलत हो जाएगा, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है। इट एम्प्लॉयज बॉटम अप, बिल्कुल सही है। इट ट्रीट प्रोसीजर एज ए क्रिटिकल एलिमेंट इन प्रोग्राम डेवलपमेंट, ये गलत हो जाएगा। डाटा मूव्स फ्रीली अराउंड द प्रोग्राम, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ट्रू सेकेंड वाला हो जाएगा। ओके, फॉल्स बताना था, तो ऑब्जेक्ट टेकअप स्पेस इन मेमोरी, सही है। ईच ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद द डाटा ऑफ टाइप क्लास विद विच दे आर क्रिएटेड, ये भी सही। ऑब्जेक्ट कैन नॉट इंटरेक्ट विदाउट हैविंग टू नो डिटेल ऑफ ईच अदर डाटा और कोड, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट बाय सेंडिंग मैसेज टू वन अदर, ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डिराइव्ड क्लास विद ओनली वन बेस क्लास, तो ओनली वन बेस क्लास एज ए डिराइव्ड क्लास विद ओनली, मतलब एक ही बेस क्लास से एक ही डिराइव्ड क्लास आ रही तो सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, करेक्ट डिक्लेरेशन बतानी थी स्टेटमेंट C++ में INTP डबल फिर पॉइंटर लिया गया यहाँ पे FP इक्वल टू हो जाएगा, इसमें एड्रेस डाला गया है P का। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसर्शन ऑपरेटर इन C++, इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर कौन सा था, जो हम सी आउट के साथ यूज़ करते हैं ना, वो वाला था जिसका मुंह उस तरफ था। और सी इन के साथ हम कौन सा यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास इनहेरिटेड बाय मोर देन वन क्लास, तो हिरारिकल इनहेरिटेंस यहाँ पे सही होगा। आगे ये एक प्रोग्राम आया था जिसमें फॉर लूप लगाया गया था, तो i<=5 और यहाँ पे 65 जो थी पहली वैल्यू की गई थी। 65 हमें पता है किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है ना कैरी में, तो एरे हमने लिया ना, तो ए आ जाएगा, फिर बी प्रिंट होगा, फिर सी, फिर डी और ई तक जो है ये प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। 0 से लेकर 4 टाइम्स चलेगा ना ये, तो 0 पे आ जाएगा ये वैल्यू, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये और 4th पे ई जो है प्रिंट होके मिल जाएगी, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग C++ फाइल मोड इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल और अपडेटिंग विदाउट लॉसिंग इट्स ओरिजिनल कंटेंट, तो अपेंड हो जाएगा। In case of protected inheritance, which of the following correctly represent the accessibility of the data variable from second derived class में यहाँ पे बात हो रही है, तो प्राइवेट वेरिएबल्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को कर सकते हैं और पब्लिक को कर सकते हैं। ओके, प्राइवेट वेरिएबल्स को कब एक्सेस किया जा सकता है, जब हम सेम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं ना, सेम क्लास में जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक्सेस हो सकता है, या फ्रेंड फंक्शन के द्वारा इसको एक्सेस किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज टर्मिनल दैट टर्मिनेट स्टेटमेंट इन C++, तो सेमीकोलन के द्वारा टर्मिनेट किया जाता है। ओके, देन उसके बाद करेक्ट इंटरप्रिटेशन बतानी थी डिक्लेरेशन इन C++, FPTR और कैर। FPTR क्या हो जाएगा, पॉइंटर टू ए फंक्शन विच टेक्स कैरेक्टर पॉइंटर एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न इंटीजर वैल्यू, बिल्कुल सही है, कैरेक्टर पॉइंटर ही लिया है इसने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस द ओवररिडन फंक्शन ऑफ द बेस क्लास फ्रॉम द डिराइव्ड, ओवररिडन फंक्शन को हम किसके द्वारा एक्सेस करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के द्वारा, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे भी इसी में दिया गया है डेक्लेरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बतानी थी, ज़्यादातर पॉइंटर ही पूछी गई थी, INTC एंड देन इन पॉइंटर दिया गया है, तो PTR में हम एड्रेस ऑफ C डालेंगे, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इन C++ ट्राइंग टू एक्सेस प्राइवेट डाटा फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ए क्लास थ्रू एरर, दिस फीचर इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं हम डाटा हिडिंग। ओके, इन केस ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस पूछा है इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ डाटा वेरिएबल फ्रॉम डिराइव्ड क्लास, तो प्राइवेट वेरिएबल में नो, प्रोटेक्टेड में येस, पब्लिक में येस हो जाएगा। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ को डेवलप किया था बजरानी स्ट्रोस्ट्रप ने। ओके, इन केस ऑफ प्राइवेट इनहेरिटेंस इन C++, इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डाटा वेरिएबल, तो प्राइवेट वेरिएबल तो नो ही रहेगा, बाकी दोनों यस, दोनों भी जो है नो हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट में बात हो रही है ना, प्राइवेट इनहेरिटेंस में से तो हम एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं। ओके, आगे है कंसिडरिंग A इज वन डायमेंशनल एरे विच ऑफ द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट विल प्रिंट द थर्ड एलिमेंट ऑफ A, तो यहाँ पे A को हम वन डायमेंशनल एरे ले रहे हैं ना, तो थर्ड के लिए, थर्ड वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम जो हमारा इंडेक्स है उससे लेंगे, तो 2 जो है सही आएगा इन C++। ओके, ये तो हमने पढ़ ही लिए थे ये क्वेश्चन तो।
ठीक है। आगे देखिए, डिराइव्ड क्लासेस डू नॉट इनहेरिट और ओवरलोड कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फ्रॉम देयर बेस क्लास। डिस्ट्रक्टर कैन बी डिक्लेयर विद द कीवर्ड वर्चुअल, कंस्ट्रक्टर कैन बी डिक्लेयर विद द कीवर्ड वर्चुअल। तो करेक्ट बताने हैं इसमें से। तो डिराइव्ड क्लास डू नॉट इनहेरिट और ओवरलोड कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फ्रॉम देयर बेस क्लास एंड डिस्ट्रक्टर कैन बी डिक्लेयर विद द कीवर्ड वर्चुअल, ये ठीक है। तो ये दो नोट ठीक हो जाएंगे यहाँ पे। आगे है, पॉइंटर अर्थमेटिक कांट बी डन ऑन वॉइड पॉइंटर, ए वॉइड पॉइंटर कैन नॉट बी पॉइंट टू ए क्लास मेंबर इन सी प्लस प्लस। तो दोनों ही जो थे इसमें ट्रू थे, ठीक है, दोनों मतलब ट्रू है यहाँ पे। ओके, तो वो क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं साथ साथ जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जो थे आए थे। बाकी हमने पहले भी किए हैं ये क्वेश्चन, जो पहले क्लासेस की थी उसमें भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये था कंप्लीट सी प्लस प्लस विद ओओपी कंसेप्ट, जो भी आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह, यही मेन चीज़ें जो है यहाँ से पूछी जाती हैं। थैंक यू सो मच।